सबसे पहले मैं आदरणीय मदन कश्यप जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं। आदरणीय अनामिका जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। आदरणीय सुमन केसरी जी को आमंत्रित करता हूं। रामकिशोर उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं और हमारे कवि निखिल आनंद गिरी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। आज सबसे आसान टास्क मुझे ही मिला है। मुझे ना किसी का परिचय देना है, ना किसी के बारे में बताना है, सिर्फ खड़े रहना है और बोलना है कुछ कुछ। अनामिका जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बताऊं उनके बारे में? मदन जी के बारे में मैं क्या बोलूं? सुमन केसरी जी के बारे में क्या बोलूं? रामकिशोर जी के बारे में क्या बताऊं? ये सब तो चलता ही रहेगा आज शाम को। उससे पहले हमारे कवि जी का आदेश है कि पहले सबका सम्मान करना है और अंगवस्त्र और प्लांटर देना है। तो सबसे पहले मैं महेंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अनामिका जी को प्लांटर दें। महेंद्र यादव जी संयुक्त महाप्रबंधक जनसंचार दिल्ली मेट्रो हैं। निखिल जी के बहुत करीब हैं। निखिल जी बताते हैं कि जितना कुछ सीखा है उन्होंने मेट्रो में काम करते वक्त इन्हीं के सानिध्य में सीखा है। अच्छा, लोई कहाँ है? लोई अगर है जल्दी से मंच के पास आए। अभी मैं लोई का नाम लूँगा, अभी यहीं खड़े रहना है लोई। तो गीता जी, सुमन केसरी मैम को अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करें। कृष्ण अवतार जी ने 6 किताबें खरीदी। बताइए, नई किताब प्रकाशक कि अतुल महेश्वरी जी और आदित्य महेश्वरी जी भी यहाँ उपस्थित है। उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इस अनोखे क्षण के हिस्सेदार बने। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली मेट्रो के और निखिल गिरी को चाहने वाले और उनकी कविता को पसंद करने वाले सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे मुझसे बहुत अधिक विद्वान कविता के विषय में जानने वाले लोग आज मंच पर उपस्थित हैं, तो उनसे आप उनकी पुस्तक के बारे में बहुत और भी अच्छी बातें सुनेंगे। लेकिन जब इन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है तो इस अवसर पर मैं अपनी बात इस पुस्तक के विषय में और कवि के विषय में जरूर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कवि निखिल आनंद गिरी को उनकी इस पुस्तक इस कविता में प्रेमिका तो आनी थी, और कोई भी कविता ऐसी होती नहीं है कि जिसमें प्रेमिका ना हो या प्रेमी ना हो। तो प्रेम के बिना क्योंकि सब कुछ शून्य है और प्रेम शाश्वत तत्व है, तो प्रेम के बिना तो कोई साहित्य का सृजन होना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस सुंदर शीर्षक के लिए कवि निखिल गिरी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोग करतल ध्वनि से उनकी अच्छी पुस्तक और अच्छे कवर और इसके प्रकाशक को भी आप धन्यवाद दे सकते हैं कि जिन्होंने एक अच्छी कविता की पुस्तक इस समय उन्होंने प्रकाशित की। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दो दिल में आंसू बनकर वह आज बरस रहे। तो कविता जो है वो मन की पीड़ा, मन की व्यथा, और जो हमारे आदि कवि वाल्मीकि से शुरू हुई क्रौंच की पीड़ा से लेकर के आज तक सतत प्रवाहित है और निरंतर कविता लिखी जा रही है और आगे भी लिखी जाती रहेगी। सबने कविता के बारे में अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी
किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन विद्वानों ने कविता को व्याख्यायित किया वो सभी सही है, क्योंकि वो सभी की मनोभावनाओं को कहीं ना कहीं व्यक्त करती हैं। लेकिन इस कविता संग्रह के विषय में मैं अगर मैथ्यू आर्नल्ड का जिक्र करूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो निखिल गिरी ने जो जीवन को एक आलोचनात्मक ढंग से जो देखने का प्रयास किया है, तो वो कहीं ना कहीं मैथ्यू आर्नल्ड की जो कविता की जो डिक्शन है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आज के इस अनिश्चितता भरे समय में अनन्य प्रकाशन दिल्ली से एक युवा कवि निखिल गिरी के इस प्रथम कविता संग्रह का आगमन निश्चित ही हिंदी साहित्य जगत में एक सुखद करता है। कविता का शीर्षक तो जैसे मैंने आपको बताया, यही एक इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो किसी पाठक को भी आकर्षित करता है। इस कविता में 68 कविताओं का एक पुष्पगुच्छ है जो उन्होंने बिना किसी पूर्व भूमिका के और या बिना किसी आत्मकथ्य के सीधे सीधे अपने कविता संग्रह पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कवि पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़ा है और आज भी जुड़ा है। वर्तमान में सरकारी सेवा में आने से पूर्व वह देश के अनेक प्रतिष्ठित दैनिकों, चैनल्स और रेडियो में अपनी सेवाएं दे चुका है। कवि देश, समाज, राजनीति और धर्म संबंधी विषयों पर गहरी पकड़ रखता है, अतः कविता में उनका प्रभाव परिलक्षित होना स्वाभाविक है। कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने समकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सरोकारों का गहनता से स्पर्श ही नहीं किया, बल्कि उनको खूब खंगाला भी। कवि हुआ है कि उसके जीवन में प्रेम का समावेश होना कोई संयोग नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। इसकी घोषणा में कृति के शीर्षक के रूप में तो खुलकर करते ही भी है। उनकी कविताओं में आदर्श भी है और यथार्थ से मुठभेड़ भी है। कटु अनुभव और अभिलाषाओं की टूटल से ऊर्जा दर्द भी है। मैंने इस संग्रह की सभी कविताओं पर और उनकी कई कविताओं ने मुझे गहरे तक जाकर प्रभावित किया। जैसे इच्छाओं का कोरस, मेरा गला घुट दूँ माँ, पेशाब के बहाने, लिपट कर रोने की सख्त मनाई है, 30 की उम्र, इतना दिवस होगा समय, लोकतंत्र का व्याकरण, आदमी नहीं चुटकुले, खुली हवाओं की कविताएं, चुपके चुपके, बराबरी, नई प्रेमिकाओं के लिए, सच भी सुनिए, और इस कविता में प्रेमिका की आदि थी। यूँ तो मुझे सभी की सभी 68 कविताएं पसंद हैं। मैं किस किस का यहाँ आपके सामने जिक्र करूँ, ना वो संभव है और ना ही उचित है। कभी बिहार के ग्रामीण अंचल से आकर शहर में रोजी रोटी के लिए दिल्ली में स्थायी रूप से टिक जाता है। इस कारण वह अपना ग्रामीण खातीपन और खरी खरी बात कहने का अंदाज नहीं छोड़ पाता और न ही शहरी कूटनीति सीख पाता है। लेकिन वह गाँव और शहरों में हो रहे नित्य प्रतिदिन बदलावों पर अपनी पैनी नजर रखता है और जब वह अपनी कविता इच्छाओं का कोरस में अपनी पीड़ा को दिल खोल कर लिख देता है। इच्छाओं में दिल्ली का आना कभी नहीं रहा, गाँव में जीवन गुजारना एक इच्छा थी, मगर अब गाँव नहीं रहे और जीवन भी कहाँ रहा। सभी इस तथ्य से परिचित है कि पूर्ववर्ती साहित्य में वर्णित गाँव कहाँ रह गए, झोंपड़ियों की जगह पक्के मकान बन गए, सीधे साधे अलगू और जुम्मन अब भौकाल बनाने वाले राजनीतिक खोर बन गए हैं। कभी वर्तमान से मुठभेड़ करते हुए बड़ी साफगोई से परिस्थितियों और विसंगतियों पर लेखनी से कड़ा प्रहार करते हुए इतना निराश होता समय में कहता है कि चांद पर मिलेंगे जमीन के मुआवजे, चांद पर मिलेंगे जमीन के मुआवजे, और कहीं नहीं होगा आकाश, इतिहास उग चुका होगा बेईमान किस्सों से, तब बड़े चाव से लिखी जाएंगी बेवकूफियाँ कि हम कैसे चौंके थे बिना प्रलय के, जब पहली बार हमने चखा था चुंबन का स्वाद और या फिर भूख लगने पर बांट दिए थे शरीर। कवि युगीन चेतनाओं प्रवृत्तियों से अवगत है और उक्त पंक्तियों के माध्यम से वरुंज कुंज भविष्य की ओर संकेत भी कर रहा है और समाज को जागरूक करने का एक तरह से आह्वान भी करता है। लौटना कविता में कवि प्रतीक्षा को परिभाषित करने का प्रयास करता है। हर गमन स्थायी नहीं होता, गमन के बाद आगमन होता है, जैसे हर क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। लौट कर आने में जो खुशी मिलती है वह अव्यक्त होती है और जब खुशी लौट कर आती है तो वो अनिर्वचनीय हो जाती है। यहाँ कवि एक दार्शनिक और एक तत्व चिंतक के रूप में दिखाई पड़ते हैं जब वो कहता है, देखना हम लौटेंगे, देखना हम लौटेंगे एक दिन उन पवित्र दोपहरों में 3 दिन से लापता हुई अचानक लौटाई बकरी की तरह।
जैसे लौटती है आदिवासी औरत तेंदू की पत्तियां बेचकर, दिन भर की थकान लेकर अपने परिवार के पास, और लोकगीत मुस्कुराते हैं। आज का युग उतना सीधा और सरल नहीं है जितना दिखता है। वैसे ही आज का आदमी जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। वह छल कपट षड्यंत्र स्वार्थ और राजनीति के डरावने कॉकटेल में जीने के लिए अभिशप्त हो चुका है। उसकी मासूमियत, सरल हृदयता और मानस कब के समाप्त कर दी गई है। मानवता जार जार हो रही है और क्रूरता अपनी पूर्ण निर्मलता के साथ जिंदा लाशों पर अट्ठास कर रही है। ऐसे में एक संवेदनशील कवि का द्रवित होकर अभिव्यक्त करना उसके कवि होने का प्रमाण है। ऐसे में कवि निखिल लिखते हैं कि ये गहरी साजिशों का युद्ध है जनाब। आप जिन मैकडोनाल्डो में खा रहे होते हैं, प्रेमिकाओं के साथ चपड़ चपड़ उसी का स्टाफ कर भाग कर आया है। ये कवि समाज को एक संदेश है कि कवि का समाज को संदेश है कि जागने का समय आ गया। कवि मात्र भूगा हुआ यथार्थ या क्रूर समय के विषय में अपनी लेखनी को नहीं चलाता, बल्कि वर्तमान से भी आशान्वित है और जन कल्याण की भावना से और स्रोत है। जब ये दरअसल उजालों की शुरुआत है जो मेरी आंखों को साफ साफ देखा जा सकता है। इन्हीं नन्हे टुकड़ों के समय के साथ किया जा सकता है पूरा जीवन फिर से। कवि सांकेतिक भाषा का अच्छा प्रयोग करता दिखाई देता है। यहाँ मेरी आंखों का तात्पर्य जन जन की दृष्टि से। यदि कविता का शीर्षक का उल्लेख न किया जाए तो कवि के साथ अन्याय होगा। ये शीर्षक कविता यह शीर्षक कविता का उल्लेख न किया जाए तो कवि के साथ अन्याय होगा। कविता इस कविता में प्रेमिका भी आ रही थी। पृष्ठ 79, 90, 80 पर अंकित है। यह कविता वास्तव में कवि की प्रेम न पाने की पीड़ा की सशक्त अभिव्यक्ति है। कवि इस कविता में रोमांटिक नहीं होता, बल्कि यथार्थ के दर्पण में स्वयं को देखता है और एक पुत्र होने की व्यथा का काव्यात्मक चित्रण करता हुआ कहता है कि आगे की कविता कहीं नहीं जा सकती, वो शहर की बेचैनी और खिलाती थी और उसका रंग भी काला है। इस कविता में प्रेमिका भी आती थी। माता पिता बूढ़े होने लगे तो प्रेमिकाओं को जाना होता है। कविता संग्रह इस कविता में प्रेमिका आने की भाषा सरल और सहज है। कवि भाषा की प्रांजलता के फेर में नहीं पड़ता और लोक रंजक भाषा का उपयोग करता हुआ सीधे सीधे अपनी बात कहता है। कवि ने नदी, झरने, चांद, सूरज, शबनम, महासूर, मिलन या विरह जैसे स्थापित श्रृंगारी या भक्ति और शौर्य जैसे प्रचलित विषयों को पर अपना सशक्त दान नहीं खड़ा करता है। कविताओं को मात्र मनोरंजन का साधन मानने वालों को यहाँ निराशा है। निखिल की कविताओं में उकेरे गए भाव, चित्र और शब्द चित्ताकर्षक है। कविताओं में उबाऊपन नहीं है। कविताओं के विषय नूतन और संदर्भ सारगर्भित है। कविताएं पूर्ण संप्रेषण लिए हुए हैं और पाठक पर गहरी छाप छोड़ती है और उन्हें बारंबार पढ़ने के लिए विवश करती है। कविताओं में कोई व्याकरण दोष मुझे नजर नहीं आया। शिल्प और तथ्य की दृष्टि से सभी रचनाएं छंदमुक्त कविताओं के मानकों पर खरी उतरती हैं। कवि ने अपने कवि धर्म का उचित निर्वहन किया है। उनकी कविताओं में लोक चेतना प्रमुखता से मिली हुई है। भावनाओं की कोमलता के स्थान पर वस्तु स्थिति के खुरदरेपन के एहसास के बावजूद कवि एक स्वप्न दृष्टा की भांति कविताओं के आदर्श के व्रत उत्कीर्ण करता है। कवि ने कविताओं के अंत में पंच का बेहतरीन प्रयोग किया है जो हर कविता को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। शिल्प, तथ्य और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से मुझे उनकी कविताओं में जर्मन कवि रिल्के की झलक दिखाई देती है। अनामिका जी ने उनकी जर्मन कवि रिल्के की कई कविताओं का अनुवाद किया, मैंने उनकी पढ़ी है। जो इस बात की मैं अतिशयोक्ति की सीमा तक जाकर कहना चाहता हूँ कि उनकी कविताओं में रिल्के की झलक दिखाई देती है। इस संग्रह में कविताओं के विषय में बहुत कुछ लिखा और कहा जा सकता है। निखिल अभी युवा है और इस संग्रह को पढ़कर मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनमें कविता की जन्मजात प्रतिभा है जो उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति मुझे आश्वस्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कवि और प्रकाशक दोनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई बेहद शुक्रिया राम किशोर जी। ये सच है कि निखिल जी दो दुनिया से लगातार संघर्ष करते रहे हैं, एक अपने मेट्रो की नौकरी से और दूसरी कविता से। इतना आसान नहीं है मेट्रो की नौकरी करते करते कविता में खप जाना और सज धस के निकल जाना, इतना आसान नहीं है। लेकिन
वो आसान काम, वो काम ही क्या जो निखिल ना कर सके। मैं बहुत निजी तौर पर जानता हूँ इनको, और ना इनका जीवन सरल है, ना इनका कविता लिखना सरल है, लेकिन ये करते हैं, कर जाते हैं। और गाहे बगाहे अपनी कविता में प्रेमिका को ले ही आते हैं। प्रेमिका आती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेमिका आ जाएगी, भी आनी चाहिए, कभी कभी आती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, क्योंकि यहाँ पर मदन जी हैं, सुमन जी हैं, अनामिका जी हैं, कविता के बारे में बताएंगी, लेकिन बस एक उलटफेर करूँगा, क्योंकि मदन जी को अध्यक्षीय वक्तव्य देना था और उन्हें हालैंड में जुड़ना है 6:30 बजे एक कार्यक्रम में। तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अध्यक्षीय वक्तव्य दें। उससे पहले मैं उनकी एक कविता पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उनका परिचय नहीं दूंगा। परिचय अगर देखना है मदन जी का तो गूगल में जाइए और परिचय देखिए, बहुत सारी कविताएं, उनकी कविता पढ़िए। मैं उनकी एक कविता के माध्यम से उनका परिचय दूंगा। हमारे समय में प्रेम एक कविता है सर। चिट्ठियां तो थी नहीं कि जुगा कर रखते, बस कुछ SMS थे, बहुत दिनों तक बचे रहे, मगर एक दिन मिटना ही था, मिट गए। हमारे समय में प्रेम कोई निशानी नहीं छोड़ता, कुछ स्मृतियां होती है जो बहुत दिनों तक बरछे की तरह चुभी रहती है। धीरे धीरे उनका लोहा भी गल जाता है। आदरणीय मदन कश्यप जी, आइए और अपना वक्तव्य, अध्यक्षीय वक्तव्य। मंच पर उपस्थित हमारे समय की दो महत्वपूर्ण कवि अनामिका जी और सुमन केसरी जी, दोनों ही के अभी संग्रह आए हैं नए नए, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, कभी होगी। अनामिका जी का संग्रह तो अभी देखा है और सुमन जी का पहले से देख चुका हूँ, कुछ सोच भी चुका। लेकिन अभी जो समय है इसमें सबसे पहले मैं अब ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अपने को बधाई दूँ कि पहले निखिल आनंद गिरी को बधाई। चलिए निखिल आनंद गिरी को ही सबसे पहले बधाई देता हूँ, उनका पहला संग्रह है इसमें। अपने को इसलिए कह रहा हूँ कि पुरस्कार, इसके पहले इन्हें मैं पुरस्कृत कर चुका हूँ और पुरस्कार के रूप में जो चयन किया था वो चयन मुझे लगता है काफ़ी अब आश्वस्त कर रहा है कि हमने जो संभावना देखी थी, एक संभावनाशील कवि को चुना था, उसमें कोई गलती नहीं हुई थी, वो बिल्कुल सही है और सही चयन था हमारे। जो पहला संग्रह है और इस शताब्दी के दूसरे दशक में जो नए कवि आए उनका संघर्ष बिल्कुल दूसरी तरह का था। एक तो छपने का संघर्ष खत्म हो चुका था। पहले हम लोगों के ज़माने में तो अगर आप अच्छी कविताएं नहीं लिखते हैं और अच्छा नहीं लिखते हैं तो किसी पत्रिका में छपना भी बहुत कठिन हुआ करता था। अब तो पत्रिकाओं में छपना नहीं है, फेसबुक पर छप जाना, अपना लिखना है और फेसबुक पर डाल देना है। तो एक जो संघर्ष होता था कि रचना को के छपने का, वो खत्म हो गया। इससे आसानी आई है, एक बहुत खतरनाक किस्म की घातक आसानी पैदा हुई है इस समय की कविता में, और कई अपेक्षाएं हमारी हैं जो इस समय की कविता पूरी नहीं करती है, कई सवाल भी उठते रहते हैं। तो सबसे जो खुशी की बात यह है कि इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे लगा कि जिस तरह जो अपेक्षा हम नई पीढ़ी से करते हैं अच्छी कविता की, वो लगभग सारी अपेक्षाएं इससे पूरी होती हैं। जैसे एक तो जो सबसे बड़ा संकट ये रहा है जो 1990 के बाद से ही शुरू हुआ हमारे देश में, नहीं पूरी दुनिया में, राजनीति जब बदली तो राजनीति का एक गहरा प्रभाव था, जो ग्रैंड नरेशन था उस समय का, वो जब टूटा तो उससे कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हुई, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। सरोकारों का विस्तार, सामाजिक सरोकारों का विस्तार, पहली बार हम अगर बहुत व्यापक दुनिया में जाए, इतना समय नहीं है, तो फिर अपनी हिंदी कविता को केंद्रित करें तो पहली बार कविता में स्त्री को केंद्र में लाना
दलित को केंद्र में लाना, इस तरह के विमर्शों की शुरुआत वगैरह सब अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई कि राजनीति के प्रति एक उदासीनता पैदा हुई, जबकि हमारा समाज, हमारा देश और हमारी दुनिया सब कुछ राजनीति से नियंत्रित होती है। तो उसको, उसकी चुनौतियों को नज़रअंदाज कर देना घातक भी हो सकता है। अभी मैंने एक पोस्ट लिखा था 4-5 दिन पहले कि राजनीतिक उदासीनता अब राजनीतिक नासमझी में बदलती जा रही है, क्योंकि राजनीति के प्रति जब आप उदासीन होंगे तो बदलेगा। तो इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इस संग्रह को पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगी कि इस संग्रह की कविताओं में राजनीतिक सजगता है, मुखरता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़बोलापन नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उस से राजनीति अप्रामाणिक होती है, कम से कम साहित्य में बड़बोलेपन से कुछ होता नहीं। तो राजनीतिक सजगता, एक गहरी राजनीतिक सजगता इस संग्रह की कविताओं में है। एक पहली और महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखाई दी, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, पढ़ूंगा नहीं कविताएं, लेकिन जैसे विकास के रंगीन चुटकुले, आप उसे पढ़िए, देखिए कि एक गहरी राजनीतिक समझ के बगैर वो कविता नहीं लिखी जा सकती है। तो उस समझ का एक संकेत है जो महत्वपूर्ण बात बनती है। दूसरी चीज यथार्थ है। यथार्थ से तो कविता ऐसे भी कभी दूर नहीं जा सकती। जो कल्पना की चीज़ें होती है, जो फैंटेसी भी रचा जाता है, उसके पीछे भी यथार्थ होता है। कोई भी फैंटेसी यथार्थ से अलग नहीं होती। तो यथार्थ का चित्रण कोई बड़ी बात नहीं, बुनियादी बात ज़रूर है लेकिन बड़ी बात नहीं। जो महत्वपूर्ण बात कविता में होती है वो है यथार्थ की खोज, अनुसंधान। तो अब क्या है कि दूसरे शब्द में कहें कि अन्वेषण आप कैसे करते हैं, यथार्थ का अन्वेषण है कि नहीं। तो यथार्थ का अन्वेषण है इस की कविताओं में, और वो अनुभव मूलक अन्वेषण दो तरह से हो सकता है। ज्ञान मूलक, यानी ज्ञान के आधार पर जिसमें चीज़ें नहीं, उसमें बहुत प्रमाणिक नहीं होती है चीज़ें, क्योंकि उससे एक विभ्रम भी पैदा होता है, जिससे ज्ञान मीमांसात्मक विभ्रम पैदा होता है, जो आज की कविता में सबसे ज़्यादा है। बाकी कवियों में अब ये कहना ठीक भी नहीं है कि एक कवि की तारीफ करने के लिए बाकी कुछ आरोप कर दे, ये उचित नहीं है। भाई तो निकल गया, मैं इसको वापस लेता हूँ। कह रहे कि ये चीज़ें हैं कि, और हर जगह है। राजनीति में भी जो लोग यथार्थ से नहीं जुड़े होते हैं वो ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि बाद में उन्हें पता चलता है कि कल्पनाओं को वापस भी लेना पड़ता है, बहुत समस्या आ जाती है। अच्छा, ये तो गलत कर दिया। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि यथार्थ से, ज़मीनी यथार्थ से आपका जुड़ाव नहीं है। आपका जुड़ाव किसी धर्म से, संप्रदाय से, किसी खास तरह की एक ऐसी वायवीय और घातक विचारधारा से है जो समाज के लिए बहुत उपादेय नहीं है। तो आप यथार्थ को नहीं कर पाते हैं। तो ये संकट वहाँ भी होता है, लेकिन राजनीतिक संकट पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मामला है कि साइड तो जो अनुभव मूलक अन्वेषण होता है, वो जो अनुभव आधारित होता है, वो सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण होता है, जो इस समय काफ़ी कम हो गया है। लेकिन ये इस संग्रह की कविताओं में, निखिल आनंद गिरी संग्रह की कविताओं में ऐसी कविताएं हैं जिसमें हम अनुभव अन्वेषण को देख सकते हैं। अब पसीने की गंध जैसी कविता आप देखें, उसमें किस तरह से वो अनुभव है, और सीधा अनुभव ही सिर्फ नहीं है, अन्वेषण भी, उसका विस्तार भी। और इन चीज़ों में कई बार जो ज्ञान है उसे भी, जो ज्ञान है उसे भी जब आदमी अपने जीवन से जोड़ लेता है, खुद से जोड़ता है, तो कई बातें आती है। तो फ्रेशर उसके भी अनुभव मिलते हैं। जैसे देश के नक्शे पर उत्तर पूर्व की तरह एक उपमा की तरह इसका प्रयोग किया गया, लेकिन कितना, इससे ही बहुत बड़ी बात कर दी जाती है। पूरे नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स जो हमारे देश का है और नॉर्थ ईस्ट की जो परिस्थितियाँ हैं, और उसकी पूरी चर्चा नहीं की, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण इस तरह से देकर ये चीज़ें कविता में खत्म हो गई हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों से बड़े प्रसंगों को जोड़े। जो राजकमल चौधरी करते थे, कम उम्र में उनका निधन हो गया, जिन्होंने कहा कि वो अपने कमर के दर्द को वियतनाम से जोड़ रहे थे, कि मेरे कमर में जो दर्द है, और उस समय वियतनाम का युद्ध चल रहा था उससे। तो ये जो विस्तार है, जिसकी निरंतर कमी होती चली गई है, उसका बहुत सुंदर प्रयोग कई जगह है। एक उदाहरण के रूप में मैंने उसे रखा, फिर कविताएं पढ़ने पर तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जो तीसरी बात है वो है
घटना को, चीज़ों को देखने की दृष्टि, जो दृष्टि है। देखिए, विचार के साथ होता क्या है कि विचारधारा, अगर सीधे सीधे भी कोई विचारधारा है तो वो कविता को बहुत उत्कृष्ट नहीं बना सकती है, ना ही वो सबको प्रभावित कर सकती है। फिर तो उस विचारधारा की जो सीमा है वो कविता की सीमा भी बन जाएगी, लेकिन कविता इन सीमाओं से बड़ी होती है। तो जो चीज़ें विचारधारा से आती है वो है विश्व दृष्टि, वर्ग दृष्टि और इतिहास दृष्टि। ये तीन तरह की चीज़ें। हम इतिहास को कैसे देखते हैं, हम समाज को कैसे देखते हैं जो गरीब अमीर, जाति, संप्रदाय, जेंडर, कई चीज़ों में बटा हुआ समाज, उसे हम कैसे देखते हैं, और हम पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं। किसी घटना को सिर्फ हम अपने देश और अपनी लोकेलिटी में, अपने लोकेल में ही नहीं मान सकते हैं, वो वैश्विक जो घटनाओं के बीच में वो उसकी क्या स्थिति। तो ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन तीनों की दृष्टि से आप देखेंगे कि कुछ कविताएं ऐसी हैं जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जैसे एक प्रेमिकाओं की बहुत चर्चा हो गई, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी नई प्रेमिका के लिए कविता है, आप उसे देखें, उसको पढ़ें। और वो समय होता तो मैं उसका पाठ करता तो शायद ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाता आप लोगों को, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो पढ़ेंगे। अगर मेरी बात न भी समझ में आएगी तो शीर्षक सुन लेंगे, तो कविता पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो दोनों ही स्थिति में ये संगीत काम कर जाएगा। और तीसरी स्थिति में नहीं करेगा तो उसको ज़रूरत भी नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना है वो उसको फिर मेरे कुछ करने का कोई खास मतलब नहीं। रात के अंधेरे के बीच उजाले की शुरुआत, देखने की दृष्टि जो है ना, तो एक विचारधारा की, ये विचारधारा की समझ को आप किसी विचारधारा वाली, किसी सामाजिक आग्रह वाली कविता में नहीं देख सकते, ठीक से समझ सकते, जितना कि प्रेम कविताओं में और दूसरी तरह की कविताओं में। और एक बात तो अच्छी है कि जो राजनीति ठीक से नहीं समझता है वो अच्छी प्रेम कविता नहीं लिख सकता, और जो प्रेम को नहीं समझता है वो राजनीति पर कोई अच्छी कविता नहीं लिख सकता। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है, क्योंकि कविता तो एक समग्रता की मांग करती है। कविता को आप इस तरह से, राजनीति आप करना एक अलग बात है, लेकिन राजनीति पर लिखना और कविता तो प्रेम के बगैर संभव नहीं। और ठीक उसी तरह से ये है। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। और ये तमाम कविताओं में देखा हमने, बहुत ये चीज़ें इस समय राजनीतिक उदासीनता ने ये संकट पैदा किया है, उस संकट से बिल्कुल अलग हमें इस संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए लगा कि इसकी सारी प्रेम कविताएं, ऐसे कोई बहुत मुकम्मल प्रेम ही नहीं है, तो प्रेम प्रसंग भी जहाँ आए हैं कविताओं में, प्रेमिका की तरह तो एक प्रसंग ही है वो, और वो बिल्कुल अलग तरह का प्रसंग है। उसकी व्याख्या बहुत विस्तार से होनी चाहिए कि उसमें वो आखिरी पंक्ति है, क्या है वो, पिता बूढ़े हो गए और उसकी ज़रूरत नहीं। ये कोई एक बड़ा संकेत है। एक बड़े संकेत पर बात जब आप करेंगे तो ये पता चलेगा। एक सबसे जो अच्छी बात है, इस बात को अभी पूरी करने के पहले वो बात कह देना चाहता हूँ जो मुझे याद आ रही है, तो कि इन कविताओं में अनुभूतियाँ जटिल है, अभिव्यक्ति सहज है, और ये बहुत कठिन होता है। अक्सर जटिल अनुभूतियों की कविताएं जटिल हो जाती हैं, या फिर कविता को सहज करने के चक्कर में अनुभूतियों का सरलीकरण होता है, अनुभूतियों को सरलीकृत करके बना दिया जाता है। और पहले ये ऐसा नहीं है कि ये विचारधारा वाले लोग नहीं, वो भी करते रहे, क्योंकि पहले विचारधारा का अक्सर उपयोग फ्रेम के रूप में होता था। तो एक फ्रेम जब एक सांचा बनाते हैं चीज़ों में, तो उसमें बहुत चीज़ों का सरलीकरण होता है। बहुत इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं आपका लेना चाहता कि कैसे सांचे में चीज़ें ढलती हैं, तो वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो। वो लगता है कि एक चीज़ बनी है, लेकिन बहुत सारे तत्व उसके कट जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। वो संवेदना के तत्व होते हैं जो बिखर जाते हैं। तो उस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो वो ये कविताएँ जो है, मैं कह रहा था पहले, ये तो एक अलग से एक बात आ गई थी, याद हमने इसलिए कह दिया। मैं बातचीत कर रहा था वैचारिक समझ को लेकर लिखने की दृष्टि से, तो उस समझ के कारण ही ये सारी कविताएँ जहाँ भी जो प्रसंग आते हैं तो उसमें वो एक जटिलता आती है, लेकिन उस जटिलता को बचाते हुए अभिव्यक्ति को सहज करना, रखना,
ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की कविता में। जटिल अनुभूतियों की जो सहज अभिव्यक्ति, और इन कविताओं में वो है, जटिल अनुभूतियाँ हैं, उसमें है अभिव्यक्ति सहज है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक बड़ी अपेक्षा है जो हम नई पीढ़ी से भी करते हैं, खुद से भी करते हैं और नई पीढ़ी से भी करते हैं कि अब वो समय नहीं है, मुक्तिबोध का समय नहीं है कि अनुभूतियाँ जटिल हैं तो अभिव्यक्ति भी जटिल हो जाए। उसके अपने कारण थे, तर्क थे, उस बहस में हम नहीं जाएंगे कि हमारे यहाँ हुआ, या फिर अनुभूतियाँ इतनी अभिव्यक्ति इतनी सहज हो कि अनुभूति भी उसके हिसाब से सरल हो जाए, एक फ्रेम में बन के आ जाए। तो वो और दोनों अतिवादों से अलग जटिल अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति की कविताएं ये कविताएं हैं। और इसमें आप देखेंगे कि अपने पूरे समय के अवलोकन की जो एक दृष्टि है उसमें विडंबनाओं को बहुत ही बारीकी से उद्घाटित करता है। जैसे एक कविता में ये पंक्ति आती है कि भगवान हर जन्म में पत्थर के ही रहे होंगे, मैं कई जन्मों का, अभी जन्म भी एक पता नहीं होता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रसंग में कहा गया उसमें मान लेना चाहिए कि हमारा जन्म भले नहीं हो, पीढ़ियों का जन्म तो होता ही है ना, हमारे बाद जो लोग जन्म लेते हैं, और हर पीढ़ी में हर समय में भगवान पहले भी पत्थर के थे और अभी भी रहे। बहुत कायदे से ईश्वर को लेकर जो एक बड़ा डिस्कोर्स, एक बड़े विमर्श को कवि बहुत सहज वाक्य में कह देता है, जो आसान नहीं होता। इस सहज वाक्य में एक कह देना बहुत कठिन होता है, जो ये है। और इस तरह से कई जगह हमने देखा है कि विडंबनाओं को, उत्तर पूर्व वाला भी है, वहाँ भी एक विडंबना ही है, विडंबनाओं को बहुत सहज ढंग से व्यक्त करने की क्षमता कवि में है। और सामान्य कविताओं में, दूसरी तरह की कविताओं में विपरीत उक्ति के माध्यम से विडंबनाएं आ जाती है। वो तभी संभव होता है जब दृष्टि समग्र, जब व्यापक दृष्टिकोण से समय और समाज को देख रहा हो कवि, ये तभी संभव होता है और वो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, एक खतरनाक चीज़ कविता में होती भी है, कई बार हो रहा है कि हम अक्सर विशिष्टता का सरलीकरण करते हैं, ये कोई अच्छी चीज़। इसके उलट जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सरलता का, सहजता का विशिष्टीकरण, ये कविता के सबसे जरूरी तत्व होते हैं और ये मिलते हैं। लिपटकर रोने की सख्त मनाही है, जैसी कविता देखिए। और कोरोना ने विडंबना और भी पैदा किया, स्पर्श को सबसे ज़्यादा मतलब एकदम कहिए कि सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित कर दिया गया, आप छू नहीं सकते। और कविता में कवि स्पर्श के बिना कैसे रह सकता है, क्या है? तो अपनी तरह से स्पर्श के दुख को सबने लिखा है अपनी तरह से, लेकिन ये यहाँ पर ये जो है ना, लिपट कर रोने की सख्त मनाही है, वहाँ के माध्यम से आप देखते हैं कि जो अनुभूति का संरक्षण और संवेदना के विस्तार के तत्व इसमें दिखाई देते हैं। उसी तरह से एक और आज के ज़माने की जो महत्वपूर्ण बात हम मान के चलते हैं कि कविता उस तरह से बहुत परिचित स्वर में प्रतिरोध रचे है, ज़रूरी नहीं है। सत्ता का हम सीधे सीधे विरोध करें, कुछ बोले उसके बारे में, नाम लेकर बोले तो और भी वल्गर है, वो कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, बिना नाम लिए भी बोले नहीं। सबसे प्रामाणिक प्रतिरोध का एक तरीका यह भी होता है कि ज्ञान और सत्ता के अंतर्विरोध को उजागर कर दिया जाए। ज्ञान और सत्ता का जो कंट्रडिक्शंस है, अक्सर सत्ता ज्ञान को अपने भीतर समेट लेना चाहती है और पूरे विज्ञान को भी लोगों ने समेटने की कोशिश की टेक्नोलॉजी के। तो विज्ञान एक बहुत विशिष्ट ज्ञान है। विज्ञान हमेशा ही सत्ता के विरुद्ध रहा है। विज्ञान के पुराने इतिहास से आप देख लीजिए, तो लेकर के आइंस्टाइन तक आप देखिए, तो तब तक सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सरकारों का विरोध किया। लेकिन आज शायद ही कोई वैज्ञानिक मिलेगा जो सरकारों का विरोध करता है, क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट है। साइंस को टेक्नोलॉजी में रिड्यूस करने की कोशिश जो की गई, जिसमें ज्ञान और सत्ता के अंतर्विरोधों को खत्म करने की कोशिश सत्ता की ओर से की गई। ऐसे समय में कोई कवि अगर ज्ञान और सत्ता के अंतर्विरोध को उजागर करता है, उद्घाटित करता है, तो इस प्रतिरोध के सबसे उच्चतम रूप में वो चीज़ आती है, वो है एक डरे हुए आदमी का शब्दकोश। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पंक्तियाँ बीच बीच में आएगी, मैं पंक्तियों का संकेत दे रहा हूँ
और जो फॉर्मुलेशन है इसी पर बात कर रहा हूँ। और ये आखिर में जो हमने वो तो पहले ही कर दिया कि जटिल अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति तो है, उसकी चर्चा हमने काफ़ी कर ली, उस पर और भी प्रतिवाद है। दूसरी बात है कि भाषा की कल्पना शक्ति का विस्तार। अभी हुआ क्या है, सबसे बड़ा संकट हमारी भाषा पर है। कविता अंततः कला है और भाषा में रची। जिस तरह से पेंटिंग अंततः रंगों में ही, रंग के बगैर पेंटिंग नहीं कर सकते, तो भाषा के बगैर नहीं कर। भाषा की भूमिका सबसे बड़ी है और भाषा की भूमिका को मीडिया ने, खास करके अभी जो टेलीविज़न वगैरह के आने के बाद जो विजुअल मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिस माध्यमों ने सबसे ज़्यादा भाषा को नष्ट किया है, भाषा की कल्पना शक्ति को नष्ट किया है। आप दृश्य दिखाते हैं और दृश्य के भीतर आप ऐसे समेटना चाहते हैं मनुष्य को, तो ये कविता का सबसे बड़ा दायित्व भी होता है कि वो भाषा की कल्पना शक्ति का विस्तार करे और फिर से उसे पहले वापस लाए और फिर उसका विस्तार करे। तो ये कविताएं ये करती हैं। इन कविताओं में और एक चीज़ है, देखा कि बहुत बिंबात्मकता नहीं है, बहुत बिंब नहीं है, अर्थ विस्तार बहुत ज़्यादा है, जो हमारे समय की ज़रूरत भी है। और क्योंकि अर्थ का संबंध समानता से नहीं, बिंब का संबंध समानता से होता है। अब आपकी तरह हैं तो यहाँ पर बिंब होता है ना, या हम आपकी तरह नहीं है तब बिंब नहीं बनता है। उनका चेहरा अ का चेहरा ब जैसा है तो एक बिंब बनता है, लेकिन जब कहते हैं कि अ का चेहरा ब जैसा नहीं है तो कोई बिंब नहीं बनता है। वहाँ पर एक विमर्श पैदा होता है, अलग तरह से देखने का तरीका है। तो ये अर्थ विस्तार में हमने देखा है कि इस कवि ने सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ का प्रयोग किया। भाषा की जो गतिविधियाँ हैं, भाषा में जो फ्यूजन ऑफ एक्टिविटीज होता है, और इसलिए क्रियापदों के माध्यम से, क्रियापदों में बदलाव के माध्यम से अपनी बात को, अपने विमर्श को या अपने शब्द को विस्तार देना, न कि सादृश्य के माध्यम से। सादृश्य ढूंढ कर नहीं लाकर क्रियापदों के माध्यम से विस्तार देने का काम किया है, जैसे है किया। और प्रायः ये जाहिर है कि गांव से आए हैं, लेकिन बहुत लोग भाषा का प्रयोग उस तरह से नहीं किया। मतलब लोग भाषा का प्रयोग बिंब के रूप में रचने में नहीं किया, बल्कि कई बार ऐसा है कि उसका प्रयोग किया भी है तो लग रहा है कि जैसे उसे खोज कर ला रहे हैं। कि ये पहली बार एक हुआ है कि अब तक हम लोग कविता में अगर कहीं खाम और ढील लिख देते थे तो उसका अर्थ नहीं बताते थे कि ढील का मतलब जो और खाम का मतलब धूप। तो कविता में ये अलग से तो बताएगा कोई, ठीक है, लेकिन कविता में ये बताया जाए और फिर भी वो कविता बने, तो ये उससे ये पता ये चलता है कि यहाँ पर जो शब्द हम खत्म हो चुके हैं, जो शब्द हमारी नई पीढ़ी के भीतर जो शब्द नहीं है, जो चीज़ नहीं है, उसको फिर से लाने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को बताने के लिए कवि इस तरह का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि भाषा को कई तरह से विस्तार देना, क्रियापदों और गतिविधियों के माध्यम से अर्थ विस्तार देना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस संग्रह की कविताओं में है। कुछ और भी बातें, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया ये आखिरी है, और ये अच्छी बात है कि मैं आखिरी वक्ता भी नहीं हूँ, तो ऐसे कोई मामला नहीं बनता है, बाकी चीज़ें बोलेंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो मुझसे छूट भी नहीं होंगी, कुछ जानबूझकर भी छोड़ रहा हूँ और कुछ अपने अज्ञान में भी छूट गई होंगी, तो वो अलग है। लेकिन ये 9-10 ऐसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और एक कविता संग्रह में, वो भी नए कवि के संग्रह में, नए कवि के पहले संग्रह में इतनी विशेषताएं, और वो भी वो विशेषताएं जो हम जिसकी अपेक्षा है हमारे समय से, हमारे समय की रचनाशीलता से, वो अगर एक साथ मिलती है तो निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये नए संग्रह आगे जाएंगे। आखिर बात तो मुझे लगता है कि प्रकाशक सामने बैठे हुए हैं, कुछ कह देना चाहिए इनको कि ये तो अभी आपने वही छापा होगा, प्रिंट ऑन डिमांड ही किया होगा, इसको फिर एक बार बढ़िया से पढ़वा लीजिएगा। कुछ ऐसी संरचना की भी और कुछ भाषा की भी ऐसी अशुद्धियाँ हैं। कविता में भाषा की अशुद्धियाँ बहुत दुख देती है, तो हर जगह देती है, लेकिन कविता में बहुत दुख देती है। तो मैं तो एक काम करता हूँ कि मेरा संग्रह छप के आता है तो कभी नहीं पढ़ता, और गलतियों के बारे में मुझे तब पता चलता है जो भाई जब उस संग्रह से कोई कविता कहीं पढ़नी है तो पढ़ रहा हूँ, तब पता चलता है कि अच्छा इसमें, क्योंकि पढ़ के दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं ये निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि इसके फिर इसको फाइनल प्रिंट में देने के पहले ज़रूरी अशुद्धियाँ जो इसमें हैं उसको आप ठीक करवा लेंगे, क्योंकि
कविता का पाठक बहुत कम होता है, बहुत कम लोग कविताएं पढ़ते हैं, सच है। लेकिन जो कविताएं पढ़ते हैं वो कहानियों की तरह नहीं पढ़ते, उपन्यासों की तरह नहीं पढ़ते, लेखों की तरह नहीं पढ़ते, वो कविता में जीते हैं, कविता में भागीदार बनते हैं। और इस कविता में वो स्पेस भी है, निखिल की कविता में, निखिलानंद गिरी की कविता में वो स्पेस है जिसमें वो अपने पाठकों को भागीदार बनाते चलते। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसको ठीक करा लिया जाए। मैं अलग से भी कह सकता था आपको, लेकिन सार्वजनिक रूप से कहना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा खरोच लगे कि आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी में संपादक नामक तत्व तो चला ही गया है। अब हिंदी का कोई प्रकाशक नहीं है जहाँ फॉर्मल और संपादक होता हो जो चीज़ों को संपादित करता हो। अब कुछ दिनों के बाद स्थिति ये होती जा रही है कम से कम कि प्रूफ रीडर नामक तत्व भी खत्म हो जाएगा, और जो आएगा जैसे होगा उसको छाप दिया जाएगा। इस प्रवृत्ति से प्रकाशन को थोड़ा मुक्त होना चाहिए। आज भी अंग्रेजी का प्रकाशन ऐसा नहीं होता, बांग्ला का प्रकाशन ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी कहिएगा बहुत साधन, लेकिन हमारी भारतीय भाषा मराठी का प्रकाशन ऐसा नहीं होता। छोटी भाषाओं में भी वो सजगता है, हिंदी में इस सजगता को लाने का दायित्व तो आप ही लोगों पर है, तमाम प्रकाशकों पर भी है कि इस चीज़ को लाएं ताकि सब कुछ अच्छी चीज़ अच्छी तरह से आए। जो अच्छी चीज़ है तो उसकी प्रस्तुति भी अच्छी होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि हमें ख़राब चीज़ों की पैकेजिंग भी अच्छी हो जाती है, वहाँ तो मैं सहमत नहीं होता हूँ। वहाँ तो लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। पैकेजिंग कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सामान्यतया, लेकिन अच्छी चीज़ों की प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। ये इस आग्रह के साथ आपको भी अच्छी किताबें छापते हैं, कई संग्रह इधर हमने आपके पढ़े तो है, तो इस आग्रह के साथ आपको भी बधाई देता हूँ। नई चीज़ें नए प्रयोग करते रहने के लिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बेहद शुक्रिया मदन सर, इतनी तैयारी करके आप आएंगे हमें तो इस बात का अंदाजा नहीं था। एकदम मुकम्मल आलोचक की भूमिका में आप यहाँ बोलते चले गए। और खैर मानिए ये निखिल के संग्रह पर बोल रहे थे, अगर जो युवा कवि है वो सुनेंगे तो ईर्ष्या के पात्र बन जाएंगे निखिल जी, और आपके दुश्मन बनेंगे तो अलग। और दूसरी बात ये भी है कि प्रकाशक के सर मुंह पर इतनी खरी खरी बात बोलेंगे तो किताब में नए कवियों की किताब छापेंगे नहीं प्रकाशक। इतना स्पेस तो प्रकाशक को देना ही पड़ेगा। अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि आज मेरा जो टास्क है वो सबसे आसान है, क्योंकि मुझे किसी का परिचय देने की जरूरत है नहीं। कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुमन केशरी मैम के बारे में परिचय दूं और उनके बारे में पढ़ूं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या लिखा, तो ये बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। मैंने एक कविता चुनी है उनके लिए, उन्हीं की। मैं उनकी कविता पढ़ूंगा और उन्हें उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगा। सुमन मैम, पढ़ दूं आपकी कविता एक? यही परिचय है मेरे ख्याल से। अनामिका मैम, आपके लिए ये कविता चुन के रखा, आपका भी परिचय में पढ़ने नहीं जा रहा। सुमन मैम की एक कविता है आत्महत्या। ये कविता, ये मैं अपना भी स्वार्थ पूरा कर रहा हूं। ये कविता मुझे बहुत पसंद है और आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। उसने आत्महत्या की थी इसलिए बरी था देश, नेता बरी थे, बरी था बाजार, खरीदार बरी थे, बरी थे माँ बाप। भले ही कोसा था उन्होंने उसकी नासमझी को बारंबार कि उसने
इंजीनियरिंग छोड़ साहित्य पढ़ा था, सो भी किसी की बोली का। इससे तो भला था कि वह खेतों में हल चलाता, दुकान खोल लेता, या यूं ही वक्त गवाता। कम से कम पढ़ाई का खर्चा ही बचता। भाग्य को कोस लेते, पर बची तो रहती कुछ इज्जत। ना पढ़ने से कुछ तो हासिल होता। बड़ी थी प्रेमिका, हार कर जिसने माँ बाप का कहा माना था। बड़ी था भाई, बावजूद इसके कि फटाफट था बच्चों को उससे बात करने पर। बर्जा था पत्नी को नाश्ता खाना पूछने पर। बहन बड़ी थी, उसने ना जाने कितने वर्षों से राखी ना भेजी थी उसे। बड़ी थे दोस्त, परिचित बड़ी थे। आखिर कब तक समझाते उस नासमझ को कि ना कुछ से भला है किसी होटल में दरबान हो जाना, या फिर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन लेना। आखिर ना इंजीनियरिंग पढ़ा था वह, ना ही मैनेजमेंट। भला तो यह भी था कि किससे कहानी सुना, या यूं ही कुछ गा बजा भीख ही मांग लेता, कुछ तो पेट भरता। तो आखिर पुलिस ने मान लिया कि आत्महत्या हुई उन्हीं किताबों के चलते, जिसमें कल्पनाएं थी और थी सपने, डरावनी आशंकाएं थी, भ्रम थे अपने। सो उसकी लाश के साथ किताबें भी जला दी गई। अब घर सपनों अपनों और कल्पनाओं से मुक्त था, अपने में मग्न। सो उसकी लाश के साथ किताबें भी जला दी गई। अब घर, दो बार आ गया लगता है मेरे ख्याल से, रिपीट हो रहा है। हाँ, अब घर सपनों अपनों और कल्पनाओं से मुक्त था, अपनों में मग्न, जमीन में पैबस्त। अगर मैं दो बार आ गया तो मेरी गलती है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, निखिल का खास तौर से और कज्जी का भी, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी किताब को बात करूं। इस कविता में प्रेमिका भी आई थी। जब मैंने इस किताब को हाथ में लिया तो इस शीर्षक से निश्चय ही चौंकना तो था ही, चौंकी भी। और सबसे पहले इसी कविता को मैंने पढ़ा, लेकिन इस पर बात सबसे आगे। निखिल की कविताएं पढ़ते हुए वैसे अध्यक्षीय भाषण के बाद बोलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो सब बातें बोल गए हैं। अब क्या बोला जाए, इसलिए चयन करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो नोट किए थे वो मैं बताती हूँ कि निखिल की जब मैंने कविताएं पढ़ी, अगर आप भी पढ़ें तो आप इसमें नॉस्टैल्जिया, ये साहब बहुत अधिकांश कविताएं नॉस्टैल्जिया की कविताएं हैं। गांव से निकल करके, अतीत से निकल करके, उस अतीत को फिर से बार बार जीने की, या कहीं देख करके उसे पहचान लेने की, उसे अभिव्यक्त करने की एक कोशिश हमें इन कविताओं में मिलती है। और इसीलिए मेरे हिसाब से निखिल की कविताओं का मूल स्वर नॉस्टैल्जिया है, जैसे जिसमें उजला गम और कुछ हो गया का सा भाव, और उसी से उत्पन्न गहरा अवसाद। इनकी कविताएं पढ़ करके आप खुश नहीं हो जाएंगे कि खुश हो गए कविता पढ़ करके, नहीं, आप अवसाद में डूबते हैं, क्योंकि आपको भी महसूस होता है कि इस विकास की चपेट में बहुत कुछ होता चला जा रहा है, न केवल भाषा बल्कि भाव में। जहाँ कवि बोलता है कि माँ मेरा गला घोट देना, प्यास जब मुझे लगे और मैं पानी की मांग करूँ, गला घोट देना, यानी एक आशंका कि एक ऐसा समय आएगा जब पानी, कहते ही हैं तीसरा महायुद्ध पानी पर होगा, लेकिन तीसरा महायुद्ध जाने कब होगा। गलियों सड़कों पर तो रोज पानी को लेकर के कलम लेती ही है, और कहाँ कहाँ नहीं लोग
एक एक चुल्लू भर पाने के लिए नीचे गड्ढा में घुसती हैं औरतें और लोग, और कितने अपने प्राणों की बाजी लगाती हैं, सब हम देख ही रहे हैं। तो एक खो गया सा का भाव इन सारी कविताओं में, एक जैसे तिल रहा हो हवा में, उसी तरह से जैसे दिल्ली की हवाओं में प्रदूषण करता है। और इसी नॉस्टैल्जिया से पैदा होता है व्यंग्य। इनकी कविताओं में व्यंग्य के स्वर हैं, लेकिन चुटीला वाक्य वैसा नहीं है जिसको देख करके आप वाह वाह करेंगे और थोड़ी देर बाद आप वाक्य को याद करेंगे और उसके अंदर जब धंसेंगे तो पता चलेगा कि अर्थ नहीं है उसमें, वाक्य भर है। जैसे कोई कहे कि पहाड़ों को जोड़ने के लिए क्या पुल की जरूरत पड़ेगी, जाने किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी मुझे लगता है कि घाटियाँ भी दो पहाड़ों को जोड़ती हैं, भले ही फिर आपको उपक्रम करके ऊंचाई पर चलना पड़े या घाटियों तक नीचे आना पड़े, लेकिन जब घाटी से हम पहाड़ को देखते हैं या पहाड़ से हम घाटी को देखते हैं तो सौंदर्य को हम भूल नहीं सकते। कविता वहाँ भी रहती है, हमें ये देखना होगा, नीचे से ऊपर देखने और ऊपर से नीचे देखने और खुद सामने देखने में जब हम घाटी में गुजर रहे हैं। बड़ी गंभीरता से लिखी गई कविताएं हैं, इनका कवि कर्म बहुत गंभीरता से इन्होंने लिया है। और सबसे बड़ी बात जो सब लोग बहुत लोग नोट भी कर रहे हैं इस बात को कि इसमें स्त्रियां बहुत रूपों में आई, कई रूपों में हम बार बार स्त्रियों के दर्शन करते हैं। प्रेमिका रूप में तो बहुत आई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्रेमिका पर बात कर। अच्छा, एक और जो बात मैं कहूँगी वो है इनकी एक कविता है जिसमें इन्होंने पुनर्जन्म की परिभाषा ही बदल दी। मैं उस कविता का एक वाक्य अवश्य पढ़ूँगी, वो तो मैंने नोट किया है लेकिन फिर भी मैं पढ़ूँगी। 88 पृष्ठ पर ये कविता है, अगर आप लोगों के पास किताब हो तो आप खोल सकते हैं। किसी शहर में पानी की हत्या पर थोड़ी देर ही सही मौन रखा, किसी अजन्मे बच्चे की मौत पर सोच पाए क्या कोई कविता, किसी फिल्म में तुम खुद को देख पाए जहां सबसे अधिक जरूरत थी स्त्री की, किसी बड़बोले राजा के खिलाफ आंख उठाई कभी सपने में भी। यदि इन सब का जवाब हाँ है तो मैं पुनर्जन्म में भरोसा रखता और यह मानता हूं कि उम्मीद एक जिंदा शब्द है। उम्मीद एक जिंदा शब्द है और मैं पुनर्जन्म में भरोसा रखता हूँ। ये एक ऐसे कवि की कविता है जिसे जो पुरस्कृत हो चुके हैं, लेकिन जिनमें गहरी संभावना है जीवन के प्रति। इतनी मैंने जैसे कहा कि नॉस्टैल्जिया है, निराशा है, अवसाद है, लेकिन एक उम्मीद के किरण को पकड़े रखना ये कवि की कोई ऐसे नहीं कि इन्होंने कोई मतलब नारे में कही ये बात, ना, नारे में नहीं कही है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जहां आप आंख उठा करके किसी दरिंदे को देख सकें, आप कम से कम खड़े हों और चेहरे पर क्रोध ही आए निडर भाव से, वहाँ उम्मीद की किरण बाकी है। दरअसल होता यह है कि हम ऐसे आंखें छिपा लेते हैं और छिप जाते हैं, उसी जगह रह करके भी वहाँ मैं खड़ी हूँ और गोया में छिप गई हूँ। इस तरह से हमारा जब व्यवहार हो गया इस समय, उस समय ये कविता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं आती हूँ प्रेम पर। जब मैंने इनकी प्रेम कविताएं पढ़ी तो मुझे स्वाभाविक सी बात है, गालिब भी याद आए और फैज़ भी याद आए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा, या फिर मतलब बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है। मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, स्त्री हूँ ना, प्रेम ढूंढती रहती हूँ हर जगह। और हम लोग जब पैदा होते हैं ना, उसी समय से हम जानते हैं कि बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए हमारी किस्मत में है। हमें प्रेम इन सब कामों के साथ, अचार डालते, कपड़े सुखाते, बच्चा पालते, माँ बाप की सेवा करते या नौकरी करते, इन सब के साथ हमें प्रेम करना है। हम वो जंगली लड़के हो ही नहीं सकते जो एक ऐसी लड़की स्त्री की खोज करे जो अकेली है। अकेली माने नो स्ट्रिंग्स, कोई बार नहीं है,
कोई संबंध नहीं है, अकेली है इसलिए छुट्टा या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना उसकी खोज कर सकता है एक पुरुष। एक पुरुष ये कह सकता है कि पिता बूढ़े हो गए इसलिए कविता में प्रेमिका को आनी थी, लेकिन मगर पिता बूढ़े होने लगे तो प्रेमिकाओं को जाना पड़ता है। क्यों? ये प्रेम की एक रोमांटिक अवधारणा है। आपको ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा कि आप उस समय की कल्पना करें कि जब ऐसा होगा तो हम प्रेम करेंगे या प्रेम हो जाएगा या प्रेम होता रहेगा वगैरह वगैरह। मेरी एक कविता है, मैं उसको छोटी सी कविता है, वैसे तो 3 भागों में, लेकिन उसका एक भाग सुनाऊंगी। उसने कहा किसी एक फूल का नाम लो, मैंने कहा गूलर। तब से हम हर पेड़ बगीचे में गूलर ढूंढ रहे हैं और अब तो हमने अपने लिए एक गूलर सिरज लिया है, क्योंकि गूलर एक असंभव कल्पना है। गूलर के फूल नहीं होते। उसने फल नहीं कहा था कि किसी एक फल का नाम लो, उसने कहा था किसी एक फूल का नाम लो और मैंने कहा गूलर। यानी एक असंभव की कल्पना, हर स्थिति में प्रेम करने की मतलब उसका उपक्रम, उसके लिए कोशिशें, हमने एक गूलर सिरज लिया है। और ये चीज़ मैंने इस कविताओं में ऐसा लगा जैसे कि हम सूरदास के गांव में पहुंच गए। इनकी कविता पढ़ते समय मैं सूरदास पर मेरा काम है कि सूरदास के गांव में पहुंच गए जहाँ पर कुछ नहीं, प्रेम ही प्रेम है कई जगहों पर। सब लोग जानते हैं, अनामिका भी और आप सब लोग जानते हैं इस बात को ना। ऐसा समय कभी भी नहीं होता। और यहाँ पर मुझे ज़रूर अपने कवि से थोड़ी सी शिकायत है कि उसको कौन सी ऐसी कौन सी स्थिति चाहिए। वो भी कविता लिख देता तो मेरे लिए आसान हो जाता पढ़ने के लिए, कि मैं जानती कि ये एक स्थिति है जिसमें कि सब चीज़ें खत्म हो जाएं, एक बीड़ी पीने वाली अकेली औरत, या फिर पिता जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए हुए हैं वो निरंतर एक स्थायी तत्व हो जाए, स्थायी भाव हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं। प्रेम की जो रोमांटिक अवधारणा है ये हमें बहुत सारी चीज़ों से, जीवन के संघर्षों से, खुद जीवन से और संबंधों से एक अजीब से मन में असंतोष पैदा करती है। और मुझे लगता है कि कविता में इस तरह की बातें जीवन को समझने में रोड़ा पैदा करती है। जीवन एक होता है, इसी में काम भी कर लेना और प्रेम भी कर लेना है। प्रेम ज़्यादा कर लेना, काम भले कम हो। तो ये मेरा मानना है। और एक मुझे लगा कि माँ पर जब इन्होंने कविता लिखी है, एक तो माएँ डरने के लिए जीती हैं, वो पति से डरेंगी, पिता से डरेंगी, पुत्र से डरेंगी। माएँ डरने के लिए जीती हैं, बहुत सेंसिटिविटी है इसमें। लेकिन मैं पूछती हूँ क्यों? मेरे सामने एक सवाल होता है, क्यों? क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? क्या बदलने का कोई उपक्रम होना चाहिए? मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कवि ऐसा करते हैं। और जब खूबसूरत चीज़ है, झड़ते बालों की तरह कीमती है माँ, कमजोर आंखों के लिए चश्मा। जब आप ये देखते हैं तो कवि, जैसा कि इन्होंने कहा, मदन जी ने भी कहा कि बहुत सहज, छोटे और जो साधारण से दिखने वाली चीज़ों से एक बड़ी बात पैदा करने की जो बात, झड़ते बालों के ध्यान नहीं आएगा किसी को, लेकिन उसकी तरह कीमती है माँ, जो झड़ जाएगी एक दिन, लेकिन हम कितना संभाल करके रखना चाहते हैं। और पिता क्या, पिछले जन्म के जमींदार, बाप रे बाप। तो ये कुछ मेरी बात थी। मुझे लगता है कि स्त्रियां और प्रेमिका इनकी हाड़मास वाली भी हैं, भ्रम और छलावे वाली भी। लेकिन एक बात तो उन्होंने कह दी है और उसी से मैं अपनी बात खत्म करूँगी। प्रेमिकाएं जवानी के दिनों में सब कुछ थीं, प्यार, समाज, शरीर और सदाबहार मुस्कान। पत्नी बुढ़ापे के लिए सामाजिक जुगाड़, शादी
दो रिश्तों में एक पुल की तरह, हाँ शादी एक पुल की तरह होती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए पुल, स्त्री पुरुष का संबंध भी और समाज और व्यक्ति का संबंध भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। मैं आनंद को बहुत, निखिल आनंद गिरी को बहुत सम्मान के साथ, स्नेह के साथ इन्हें बधाई देती हूँ और मैं जानती हूँ कि आगे इनकी कविताएं और भी अच्छी होंगी, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और सोचने का माल भी देंगी, जैसे कि इन कविताओं ने दिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुमन केशरी मैम, आपने कई डायमेंशन खोल दिए निखिल की कविताओं के। कार्यक्रम को अब और आगे ले जाना है। अनुज दयाल सर, जैसे मैं आपको कहूँ पहाड़, तो आपके दिमाग में पहाड़ का एक चित्र बन जाएगा। मैं कहूँ कश्मीर, तो कश्मीर का एक चित्र बन जाएगा, कश्मीर दिखाई देगा दिमाग में। मैं कहूँ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड दिखेगा। वैसे ही मैं कहूँ समकालीन कविता, तो आपको अनामिका जी दिखेगी। ये इनका परिचय है। समकालीन कविता में सबसे ज़्यादा जगह जिन्होंने इन दिनों घेरा है वो हमारी अनामिका जी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किताबों का परिचय नहीं दूंगा, एक कविता पढ़ूंगा। अगर अनामिका मैम इजाज़त दे तो मैं उनकी कविता स्त्रियां पढ़ दूँ, मना कर देंगे तो मैं मान जाऊँ। स्त्रियां एक कविता है अनामिका मैम की, पढ़ता हूँ, उनसे परिचय आप लोग को मिल जाएगा। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाजोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि गुफ्त हो उनिंदे, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसा ठस ठुसी हुई बसों में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों से दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखे तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चीची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली, अगर धक जंगल लताएं खाती पीती सुख से उबी। और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी है, कनखियाँ इशारे, फिर कनखियाँ फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। मैं अनामिका जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस संग्रह पर अपना मंतव्य दें। बहुत धन्यवाद पंकज गिरी और मदन जी, सुमन जी, उपाध्याय जी, सामने गिरी जी और गणेश जी बैठे हैं, हमारे प्रकाशक और भी सबको प्रणाम। मैंने बहुत ध्यान से मदन जी और
सुमन जी, उपाध्याय जी की बातें सुनी और उन्हीं के आलोक में थोड़ा कुछ और भी जो कहने की कोशिश करूंगी, उसमें 3 मुख्य बिंदु मुझे रेखांकित करने के लायक लगे। पहला तो ये कि इनमें मित कथन है। कम से कम शब्दों में आदमी कब बोलता है, जब उसका गला रूंध गया हो और एक लंबे समय तक वो सोचता रहा हो। फाइनलिटी नहीं कह सकते इसको, टेंटेटिवनेस, वो एक खुलता दरवाजा जैसा जो गहरे बहुत समय तक होठ सीकर रहने के बाद आदमी खोलना चाहता है, एक खिड़की जो खोलना चाहता है। जब कच्ची लकड़ियों का धुआं अंदर भर गया तो कविता एक खिड़की खोलती है और कम से कम शब्दों में कुछ कह देती है, एक पौध में कुछ कह देती है। इस कला में अपने पहले संग्रह के साथ ये माहिर नजर आए, ये बड़ी बात है। मिनिमलिस्ट जिसको कहते हैं पेंटिंग की भाषा में। दूसरी जो बड़ी बात इनकी मुझे लगी कि अभिधा और लक्षणा, इससे पेन लेते हुए व्यंजना की ओर बढ़ना और इतने से स्पेस में शब्द शक्ति के जो 3 अलग अलग केंद्र होते हैं, ऊर्जा केंद्र होते हैं, उसमें एक तरह का स्पंदन पैदा कर देना। कहीं कुछ अभिधा में ज्यों की त्यों धरती चल दिया, कहीं कुछ लक्षणा में थोड़े बांकपन के साथ, फिर व्यंजना में और उस महामौलमियों की ओर जाती हुई व्यंजना में जहाँ कविता अपना कड़ा खजाना रखती है। तीसरी बात इन कविताओं की मुझे लगी इनकी नारिकेल वृत्ति। नारिकेल वृत्ति नारियल के जैसे होने की जो एक पुरुषों की मनोवृत्ति होती है। आदरणीय सुमन केसरी जी ने जिसकी ओर बड़ी बहन होने के नाते इशारा किया, उस प्रश्न पर बहुत गहरे विचार हुआ है कि पुरुषों की भाषा ऐसी क्यों हो जाती है, पुरुष ऐसे क्यों हो जाते हैं नारियल जैसे। अंदर तो पानी भरा है मगर ऊपर रुक्षता है। बहुत तरह की बातें कही गई हैं, सारांश ये बताया गया जा सकता है कि जब गर्भ से बाहर आती है संतान, लड़का हो या लड़की, तो उसको सबसे प्रिय अपनी माँ ही होती। माँ और लोई इन कविताओं में भी लगातार आई है, माँ और बेटी। तो जो मैं सैद्धांतिकी की तरफ से सोचूं तो सबसे प्रिय लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी माँ ही होती है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वो जब भाषा एक्विजिशन, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा जिस समय बनती है
उस समय की जो अवस्था है वो, और आईने में अपने को देख के अपने को माँ से अलग पहचानने की अवस्था जो है वो करीब करीब एक ही होती है, 1.5 साल के भीतर। तो पुरुष चित्त को मैं लंबे समय तक इस पर सोचती नहीं हूँ, और बाद में जो वैज्ञानिक भाषा मनोभाषिक हुए हैं आविष्कार अनुसंधान, उसके आलोक में कह रही हूँ कि उस समय जब भाषा बनती है तो पुरुष की चेतना पे बहुत ज़्यादा झटका लगता होता है, क्योंकि माँ के गर्भ से उसको अलग खींच के, माँ की गोद से भी अलग खींच के पितृसत्ता ये बताती है कि देखो माँ के पल्लू में मत बंधे रहना, मर्द को दर्द नहीं होता, क्या लड़कियों की तरह रोते रहते, चूड़ियाँ पहन ली हैं क्या। तो माँ से अलग तरह की भाषा अर्जित, दृष्टि अर्जित करने के लिए जो पितृसत्ता या कोई भी सत्ता उसे मजबूर करती है, उसके कारण ही शायद पुरुषों को कोमल अभिव्यक्ति देने में और सविस्तार अपना प्रेम प्रकट करने में दिक्कत होती है। पितृसत्ता सिखाती है कि क्रोध का तो सार्वजनिक प्रदर्शन एकदम ठीक है, लेकिन प्रेम का नहीं। पुरुष स्त्री का क्या होता है कि उसको मातृ छवि से अलग नहीं होना पड़ता जबरदस्ती, वो आसानी से कोमलता के और भाव विस्तार के उसी वृत्त में चली जाती है तैर कर, जिससे स्त्री भाषा अलग तरह से उच्छल हो जाती है, अलग तरह से कई कई धाराओं में बढ़ती हुई हो जाती है, अलग स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब ये जो गला बखोर लगने की स्थिति है वो आनंद गिरी जैसे नवल पुरुषों की कविता में कैसे व्यक्त होती है, इस पर मैं सोचती हूँ तो मुझे कई पंक्तियाँ मिलती हैं, जिसमें उन पंक्तियों तक मैं बाद में आती हूँ, लेकिन पहले ये सोचती हूँ कि ये लंबे समय तक सोच लेने, संकोच में रहने, दुविधा में टूटने और अलग अलग कोणों से पहले बहुत देर दुनिया देख लेने के बाद का मिथ कथन है ये। कहाँ से दुनिया देखी है, इन कविताओं के साक्ष्य से मैं कुछ जो मुझे याद आ रहा है वो स्थल चुनती हूँ। एक लंबे समय तक चुप रह के किसी कोने से सोचने वाले व्यक्ति का मिथ कथन मैंने शुरू में कहा, तो कहाँ ये व्यक्ति खड़ा होता है? सार्वजनिक पेशाब घर, सार्वजनिक टॉयलेट के मोखे से वो एक संसार देखा जा रहा है। कितनी आपाधापी का वो वक्त होगा जब वहां से आदमी, उदास आदमी बाहर की दुनिया की गड़बड़ी देखता है। वैशाली और क्या विक्रमशिला और जितनी भी बिहार की गाड़ियाँ उन दिनों आती थीं बिहार से दिल्ली और मुंबई लोगों को ले जाने, उनकी जनरल बॉगी में से कहीं संसार देखा गया। अजब है, पुलिस चौकी में FIR दर्ज करते हुए बेंच पर कोई बैठा है, वहां से जो संसार दिखता है। कचहरी की क्यू से जो संसार दिखता है, बेरोजगारी के दफ्तर से भी एक वो एक्सचेंज जो होता है उसके भी दफ्तर से संसार दिखाई दे रहा है। इतने सारे कोणों से चुपचाप जो संसार उनके यहाँ आता है वो तो आता ही है, उसके अलावा उसी से वो स्थान बोध पैदा होता है जो इन कविताओं का उत्कट है, और जिसको सुमन मैम नॉस्टैल्जिया कह रही थी, वो उस अर्थ में शायद नॉस्टैल्जिया नहीं है जैसा पहले
कविताओं में होता था, रूमानी कविताओं में, ले चल मुझे गुलाबा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। वो कहते हैं कि धीरे धीरे, ठीक है तट का मोह है, लेकिन ले चलने का भाव अधिक है। यहाँ उस संसार में लौटना नहीं है, ये उस अर्थ का नॉस्टैल्जिया है जिस अर्थ में अफ्रीकी कविता रीजेनरेशन, वो रीमेमोरी कहते हैं। अफ्रीकी कवि कहते हैं कि हम अपनी छूटी हुई जगहों की स्मृति वहाँ तक लौटने के लिए नहीं करते। आदिवासी भी यही कहते हैं, हम अपनी छूटी हुई जगहों की स्मृति अपनी स्मृतियों में सांध कराने के लिए रीजेनरेशन के अपने को दोबारा ताज़ा करके एक नई दुनिया रचने के लिए करते हैं। तो ये बहुत जटिल किस्म का नॉस्टैल्जिया है जिसमें अतीत का व्यामोह नहीं। ये ठीक है कि बाहर का संसार देखने के बाद वो भीतर का संसार भी देखते हैं। वहाँ पर अचार का बोयाम है, बोयाम के पास कहीं पापड़ सुखाती हुई माँ है, या सब्जी वो सड़क पर गेहूँ सुखाती हुई माँ है। इसी तरह जैसा कि आदरणीय मदन जी ने भी कहा, घाम में ढील हेरती दीदी का भी संसार है, वैसे ही पिता का, लगातार बीमार रहे पिता का, चिंतित पिता का संसार है। उनकी चुनौती की सारी निराशाएं हैं। और आत्महत्या कविता में जैसे पिता की महत्वाकांक्षाएं, इंजीनियर बना देने की उसकी महत्वाकांक्षा उसकी आत्महत्या में परिणत होती है, उसी तरह से ये भी हो सकता है कि जिस प्रेमिका को नहीं जाना था उसके लिए भी पितृमोह कहीं विचारधारा की बात करते हैं। हमें संस्कारों और सरकारों ने ऐसे टी पॉइंट पर छोड़ दिया है कि हम शर्तिया या तो बाएं खेमे की तरफ मुड़ेंगे या तो मजबूरी में दाएं की तरफ। पीछे मुड़ना या सीधे चलना सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ नॉस्टैल्जिया भी एक अपराध है और बुद्ध का मध्यम मार्ग भी एक अपराध है। एक ऐसे समय में जब दोनों महाप्रमेय, धर्म भी और मार्क्सवाद भी, अपने प्रयाण बिंदुओं से बहुत दूर चले गए हैं। दोनों महाप्रमेयों का जन्म इस अर्थ में हुआ, बहुत बड़ी बात थी कि अहंकार को इन्होंने तिरोहित करने की बात कही थी और पूरे संसार के लिए त्याग करना अपने अहंकार का और क्षुद्र स्वार्थों का, ये धर्म ने भी चाहा था और मार्क्सवाद ने भी चाहा था। लेकिन समय की विडंबनाएं ऐसी रही कि धर्म भी और मार्क्सवाद भी श्रेष्ठता ग्रंथि के चक्कर में पड़ गया। अब ऐसे समय में जो नया नवल पुरुष है वो कहता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, और फिर कहता है और क्या बताएं उस दोगले समय के बारे में जब लिखावट के नंबर मिला करते थे और हमें कंप्यूटर पे सिखाया गया, जहाँ सब लिखावटें एक सी बोरिंग, सब निर्देश एक जैसे उबाऊ, इतिहास भी आधा अधूरा मिला पढ़ने को, सन की राजाओं का जिक्र भी तो इतिहास नहीं। ये जो सब ऑल्टर्ड पर्सपेक्टिव है उसकी ओर इतनी सजगता से सोचना, जो भी जहाँ उदास है, थका है, मजबूर है, उसकी तरफ से सोचना, एक गरीब आदमी की तरफ से सोचना, ये एक बड़ा कायदा है जो धीरे धीरे कम कम बोलने वाली इस कविता ने हासिल किया है। अब देखें, लिपट कर रोने की सख्त मनाही है। यही वो कविता है जिसके आधार पे मैंने ये कहा कि नारी की वृत्ति पुरुषों में जरूरी पितृसत्ता विकसित करती है।
यहाँ मना है, मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात है। जैसे बार बार बनाई जानी होती है दाढ़ी, याद किए जाने होते हैं आखिरी विलाप, छूने होते हैं पाँव बेमन से वगैरह वगैरह। यहाँ हर दुकान में 100 रुपए की किताब मिलती है जिसमें लिखे हैं सभ्य दिखने के 100 तरीके। जैसे सभ्य लोग सीटियाँ नहीं बजाते। ये जो मैनुअल्स हैं, आचार संहिताएं हैं, ये जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसे आधार ग्रंथ हैं, जिनके आधार पे प्रेस्क्रिप्टिव है सारा संसार, उसको ये प्रश्नांकित करती हुई कविता है। उसके अलावा पहले कदम ये अपनी बेटी को, जो माँ के अलावा बेटी हमें कैसा एक जिम्मेदार पिता, एक नया नवल पुरुष जो होता है, वो एक जिम्मेदार पिता कैसा है और वो संसार को कैसे प्रश्नांकित करता है। वो कहता है कि जिस संसार में मेरी बेटी पहले कदम उठा रही है, जिस संसार की ओर, उस संसार को मैं पहले सजा तो लूं, ये ऐसा तो बना लो कि ये जीवन उसके संसार उसके रहने लायक हो। ये एक खास तरह का दायित्व बोध है दुनिया के, जहाँ पर एक खास तरह का संबोधन है। देखिए, यहाँ पर्सनल पॉलिटिकल नहीं होता, पॉलिटिकल पर्सनल हो जाता है। ये बहुत बड़ी, बहुत खासियत है। एक जगह और माँ वाली कविता के उदाहरण से अपनी बात रेखांकित करके मैं समाप्त करूँगी। लेकिन ये देखिए बेटियों के प्रति कैसा रुख है। दुनिया के सब रहनुमाओं, सब योद्धाओं, मसीहाओं से प्रार्थना है मेरी, जो चल रहे हैं किसी का घर जलाने, किसी से लड़ने बीच सड़क पर, गालियाँ बकने किसी के मोहल्ले में, या बिना बात कई खेमों में बचने, मार काट करने, कुछ देर आराम करने, शोर न करें अपनी आहट से। मेरी बच्ची ने अपना पहला कदम चलना सीखा है और अब थक कर सोना चाहती है। आज सिरहाने नींद के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। स्वयं सोने के लिए फिर भी जो निगोरा किया जा रहा है वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन बिटिया को शोर से बचाने के लिए जो समाज से निगोरा या आग्रह किया जा रहा है कि मेरी बिटिया को सोना है, ये नए बाप का निगोरा है, नए बाप का की पीड़ा है, नए बाप का आग्रह है। एक नया पिता जन्म ले रहा है, एक नया पुरुष जन्म ले रहा है। ऐसे में अब माँ वाली कविता में आप देखें वो माँ के लिए कैसे पर्सनल को पॉलिटिकल करते हैं। सड़क पर सुखाती रही गमा गेहूं और चली जाती भात पसाने, गाड़ियां थोड़ा बगल से निकल जाती थीं, गेहूं खुश होकर सूखता था। कितना सुंदर है, गेहूं खुश होकर सूखता था। बस इसी डर से दिल्ली नहीं लाया उसे, कहीं राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क पर माँ बिछा न दे गेहूं उसी भोलेपन से। और फिर कोई बहुत मजबूत आदमी जो इस देश को अपनी माँ समझता है और लोकतंत्र को अपनी रखेल, मेरी माँ को कोई भद्दी सजा न दे बैठे। इस तरह के कई किस्से हैं माँ के साथ। वो नहीं जानती कौन सी सड़क कहाँ जाती है। क्या जरूरी है जानना कि लोक कल्याण मार्ग जैसे नाम वाली सड़क पर भी जब कोई बड़ा आदमी गुजरता है तो सड़क उसी के बाप की हो जाती है। ये देखिए व्यंजना की धार। अब ये अंत में मैं यही कहूँगी कि ये कविताएं रूधे हुए रूधे हुए व्यक्ति के आत्मविस्तार की कविताएं हैं। ये एक ऐसे धुआं हुए कमरे में बैठा है पूरा देश, जहाँ खिड़कियाँ खुलना जरूरी है जंगल की ओर। बिहार में जहाँ से ये आए हैं वहाँ एक लोकगीत गाती थी माएँ, आ रे निनिया, आजा रे निनिया निनन बल से।
निनन वन मतलब नींद के वन से। कितनी विराट है कभी कभी लोकगीतों की। सूते बहुआ सपन बने, कुछ ऐसे। आज आ रही नीनी आनी नन वन से। नींद एक पूरे जंगल की तरह है। वहां से उसे आना है कि नया बच्चा सो सके, नया जो अभी नागरिक भी नहीं हुआ, जो 18 साल से कम का है, जो अभी कल वोट गिराने जाएगा, जिसके सामने कुछ नया संसार बसेगा, उसको थोड़ी देर चैन से सुनाने के पहले और उसका आध्यात्मिक प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण करने के लिए इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, जिसे रेशियल मेमोरी कहते थे यूं। वो इस निनन वन में, इस नींद के जंगल में बड़े तने वाले सदाबहार पेड़ बनते हैं। इस रेशियल मेमोरी में, इस सदाबहार पेड़ में कुछ वैयक्तिक स्मृतियां लिपटी होती हैं, अमर बेल की तरह, अमर लत्ती की तरह। लेकिन कुछ ऐसे तीखे, कड़वे, अधूरे अनबने संबंध भी होते हैं, अनबनी कविताओं की तरह, अनबनी कविताओं की तरह, जिनका तना भी सूखा नहीं होता, जिसमें जो कच्ची लकड़ियां देते हैं। और इस ठंड में, इस थरथराती हुई ठंड में, जो पूस की रात है हरखू की, प्रेमचंद के हरखू हम सब में जीवित हो गया है। ठिठुरन है, मचान है, सामने आग है और उतरने का मन नहीं करता। ऐसा निठल्लापन, कच्ची लकड़ियों का ऐसा धुआं, ऐसी नील गाने, और इन सब के बीच कविता, इन सब का आकलन, इन सबको आंख मलते हुए, खांसते हुए, सब कुछ साझा करने के हिसाब से सपनाते हुए जो लिखा जा रहा है, उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आनंद आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया अनामिका मैम। आपके वक्तव्य का जादू ये था कि हमारे कवि निखिल जी भावुक होने लगे थे। मतलब क्या वक्तव्य, कितना इमोशनली अटैच किया होगा निखिल जी के, कितना अटैच होंगे उस बात से जो आप कह रही थी। असल में हम लोग जानते हैं निखिल को बहुत करीब से। हम लोग हिंदी में काव्य शास्त्र एक हम लोग का विषय होता है, उसमें काव्य हेतु पढ़ने को होता है। उसमें 3 कारण बताए गए हैं कि कोई कवि कैसे हो जाता है, ऐसी क्या विलक्षण बात होती है कि कोई कवि हो जाए। हम लोगों में तो वो विलक्षण बात है नहीं। उसमें बताया गया, बड़े बड़े आचार्यों ने बताया कि प्रतिभा हो, जाहिर सी बात है प्रतिभा होगी तो कवि हो जाएगी, या तो व्युत्पत्ति हो या अभ्यास। 3 चीज कवि होने के लिए बहुत जरूरी है। ये हम लोग को काव्य हेतु में पढ़ाया गया था। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, अब पढ़ा रहे तब भी उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ये तीनों चीज से इतर अलग होकर निखिल बने। प्रतिभा तो होगी थोड़ी बहुत, मैं जानता हूँ होगी। प्रतिभा के अलावे, व्युत्पत्ति के अलावे, अभ्यास के अलावे, अब आप लोग मेट्रो में उनके साथी हैं, आप लोग जानते होंगे कितना अभ्यास करने का मौका मिलता होगा उनको कविता लिखने का। यातना से बनी है उनकी कविता, तकलीफ से बनी है उनकी कविता, और किश्तों में बनी है। और एक दिन में कवि भी नहीं बने। आप लोग को शायद नहीं पता हो, मैं डिकोड कर देता हूं। कविता लिखने के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। पहले संग्रह भी आए,
10 साल पहले एक पुरस्कार मिला था कविता का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बहुत सारे पुरस्कार मिले कविता लिखने के लिए। तो खैर इस कार्यक्रम का एक फेज खत्म होता है। दूसरे फेज में हम, हालांकि ये पलट गया था शुरू में कार्यक्रम, अध्यक्ष को बोलना था सबसे बाद में, सबसे पहले बोलकर चले गए मेरे ख्याल से, कहीं अभी एक कार्यक्रम में जुड़े हुए। उसके बाद निखिल जी को आना था और उन्हें कुछ कविता पढ़नी थी, क्योंकि मैंने शर्त रख दी थी कि मैं आपकी कविता अगर पढ़ूंगा तो फ्री में नहीं पढ़ूंगा, उसके पैसे चार्ज करूंगा। ये तो इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई पैसे तो नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि फिर आप ही पढ़िएगा। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, हम उन्हें कुछ कविताएं पढ़ें और अपना वक्तव्य। निखिल। आदरणीय अनामिका जी, आदरणीय सुमन केशरी जी, आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी, पंकज भाई और मदन जी शायद बाहर ही हैं, आसपास ही हैं मगर नहीं है। कोई ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है उनका हॉलैंड से, तो उनको वहाँ जुड़ना था, इसलिए उनको पहले बुला लिया गया। और इस आदरणीय अनुज दयाल सर, जो आप सब यहाँ दिल्ली से हैं, इसीलिए आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो कितनी बड़ी लाइफलाइन है। उनका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि इसलिए नहीं कि सिर्फ वो हमारे ऑफिस में हमारे सीनियर हैं, बल्कि दिल्ली मेट्रो आज जिस भी मुकाम पर है वो उनमें उनका बहुत बड़ा श्रेय है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार उनका धन्यवाद ताली देंगे, क्योंकि इस कविता संग्रह की आधी कविताएं शायद दिल्ली मेट्रो में रहते हुए लिखी गई हैं और उनके अधीन रहकर लिखी गई हैं। और मेरा बॉस यहाँ सामने बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कितना एक अलग तरह का सिनर्जी रहा होगा हमारे माहौल ऑफिस में, और कितनी तरह की छूट या लग्जरीज हमको या लिबर्टीज मिलती होंगी अपने काम के बिल्कुल पेशेवर अपने काम के एंगेजमेंट्स के दौरान भी। इसीलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आत्मकथा क्या दूंगा, चूँकि इतना कुछ कहा जा चुका है, पूरा अनामिका जी ने इतना कुछ कह दिया, मदन कश्यप जी, सुमन जी, उपाध्याय जी ने, कि मेरे पास खुद अपने लिए कुछ कहने को बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि वहीं से कुछ बातें मैं सिरे जोड़ूंगा। मैं इस हॉल में चूँकि जो लोग मौजूद हैं वहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। थोड़ा बहुत बताऊँगा कि कैसे एक कवि का सफ़र शुरू होता है और कैसे कविता बनती है, किन किन लोगों का योगदान होता है, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं। 7:05 हो रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि 7:30 तक ये कार्यक्रम हम यहाँ पर पूरी तरह समाप्त कर दें। आत्मकथा से कम इसे आप वोट ऑफ थैंक्स या धन्यवाद ज्ञापन समझिएगा, और उसके बाद कुछ कविताएँ पढ़ेंगे, चूँकि आप सब यहाँ पे आए हैं। तो कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर जैसा कि आपने बताया मेरी बेटी लोई यहाँ बैठी है, जो यहाँ सबसे छोटी ऑडियंस है यहाँ पर, और इस कविता की एक मुख्य पात्र है। मेरी दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया है, पहली बार जिन्होंने लिखना सिखाया है, जब स्लेट पर पढ़ना सिखाया, वो यहाँ पर बहुत दूर से यहाँ पर आई हैं, और शायद किसी कविता के कार्यक्रम में पहली बार आई हैं औपचारिक तौर पर। दो लोग जो यहाँ पर नहीं हैं, पंकज भाई जानते हैं, मेरे चूँकि आप जिस संस्था से जुड़े हैं, पाखी पत्रिका के संपादक हुई है, इसके ठीक पहले जो संपादक हुआ करते थे प्रेम भारद्वाज, उनका अगर नाम न लूँ तो ये जो इस्टेब्लिश, जैसा कि कहा कि कविताएं तो मैं 10-20 सालों से लिख रहा हूँ, 10-15 सालों से, मगर जो इस्टेब्लिश जो आपका संसार है, ये पब्लिशर्स का, प्रकाशकों का, या जो भी मुख्य धारा का जो ऑल्टरनेटिव जो, तो उसमें अगर पहली बार शायद किसी ने ढंग से अगर देखा या सुना होगा तो वो नाम प्रेम भारद्वाज का था, जो इस दुनिया में आज नहीं है। और वो आज होते तो शायद मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उनका पूरे श्रद्धा से यहाँ पर उनका पूरे आदर से उनको याद करता हूँ। एक और प्रेम है दिल्ली में, जो मेरे सबसे बुजुर्ग दोस्त हुआ करते थे, प्रेमचंद सहजवाला, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है और उनकी पत्नी भी नहीं है। इसी हॉल में मैं कम से कम पिछले 14 सालों से दिल्ली में हूँ, और 14 सालों से कम 14 बार इस मंच पर संचालक की भूमिका में पहली बार मंच पर यहाँ पर बैठा हूँ। तो प्रेमचंद सहजवाला वो पहले व्यक्ति थे जो मुझे इस हॉल को में लाए, और यहाँ और कई सारे, चूँकि अनामिका जी से पहली मुलाकात आज से कम 8-10 साल पहले उसी में हुई थी, जब उन्होंने वही कविता कभी उन्होंने कोट की, शायद आप भूल गई हो, जैसे बार बार बनाई जानी होती डायरी, ये तब भी उन्होंने वही कविता, वही पंक्तियाँ पढ़ी थी। और शायद उसी दिन की का वजह है कि मैं अपने मंच पे जब लोगों को ढूंढ रहा था तो उसमें एक नाम अनामिका का था। ये कम से कम 7-8 साल पुरानी बात है। सबके साथ किससे जुड़े हैं वो बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ नाम जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हर आदमी जो बैठा है यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि हर आदमी यहाँ बहुत ही मन से बैठा, और यहाँ पर कोई
बुलाया गया नहीं है, क्योंकि ऐसा पंकज कह रहे थे कि अगर यहाँ हॉल में 50 लोग नहीं दिखे तो मुझ पर 50,000 का जुर्माना होगा। अब मैं मेरे ख्याल से मैं शर्त जीत गया हूँ और मेरे पास 50,000 इसके बाद आने वाले हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। तो उस तरह से ये सारी मोहब्बत है जो आप लोगों ने मुझे दी है, और सिर्फ कविताओं के लिहाज से दी है। इस देश में ऐसी बात कह रहा हूँ जहाँ पर कविताओं को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। मैं आपको बहुत ही बेबाकी से चूँकि युवा हूँ और आप जानते हैं कि मैं किस तरह का कवि हूँ, तो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। कहीं घर में कोई कवि निकल जाए तो लोग उसे बचने लगते हैं। तो हम इस माहौल में जीते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और कविताएं भी इसी तरह से आगे बढ़ती रही हैं। और हिंदी भाषा का कवि होना तो और भी बुरा है, क्योंकि मैं जिस भाषा का कवि हूँ उस भाषा में भाषा का हाल बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हमारी राजभाषा संस्थाएं हैं, जिस तरह की हमारी जो समितियां हैं, जो सरकारी जो कोटी है जो भाषा को लेकर के, उसने इस भाषा को इतना उबाऊ या इतना मैकेनिकल बना दिया है कि ऐसा लगता है कि हिंदी वाला कवि या तो किसी 30 साल पहले का आदमी होगा, या मतलब किसी और ज़माने का आदमी होगा। वो इस ज़माने को समझता ही नहीं है, इस ज़माने को जीता ही नहीं है। मैं कुछ अपवादों को छोड़कर ये बात कह रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, लेकिन ऐसा है, क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया हो और ये मेरा आत्मकथ्य है, इसलिए मुझे बोलने की आज़ादी चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। और जामिया के मेरे एक सर कहा करते थे कि आप इस दुनिया में हो तो आप, जैसा कि यहाँ गौहर भाई हमारे सीनियर बैठे हैं जामिया के, सोहेल मेरा दोस्त यहाँ बैठा है, नसीम भाई हैं जो मेरे पुराने स्ट्रगल के दिनों के साथी हैं, कि आप चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट कीजिए। आप हमेशा आप सिस्टम में रह के ही सिस्टम से लड़ पाएंगे, इसलिए आप सिस्टम में रहिए और बने रहिए। सिर्फ आप बाहर रह के गालियाँ दें, सिर्फ आप बाहर रह के आप अपनी बातें कहें, तो वैसे सिस्टम चलेगा नहीं। फिर सिस्टम चलाएगा कौन? फिर वो लोग कौन होंगे जो फिर वो परिवार का हिस्सा बनेंगे, शादियाँ करेंगे, शादियों में टूटेंगे, या प्यार में टूटेंगे, या ज़िंदगी में टूटेंगे। आपको ज़िंदगी में रहना पड़ेगा, आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग या इतना साउंड होना पड़ेगा कि आप वहाँ रह कर, जैसा कि सुमन जी ने कहा कि आंखों में आंखें डालकर आप बात करेंगे, हमेशा वो राजा मेरे सामने होगा और आप अपनी बात बहुत आराम से कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चीखें चिल्लाएं या आप एक नारा बन जाएं। तो ये हमेशा मेरे लिए ये चुनौती रही है, और हमेशा मैं छिप कर बच कर, रांची में दीदी यहाँ दोनों मौजूद हैं, हमारे बहनोई भी, सब सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यूमी यहाँ पर आई है, उनका एक मैं स्वागत करूँगा। और चूँकि ये वोट ऑफ थैंक्स जैसा मैं कह रहा हूँ कि नाम जो दिख रहे हैं, जापान इनकी मूल भाषा जापानी है, और यहाँ पर किसी प्रचार, किसी एक मैसेज या कहीं किसी के थ्रू जाइका से, वो जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वहाँ से हमारी कोई जान पहचान हुई, और ये गोंड शैली में बहुत अच्छे चित्र बनाती है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, और उस वजह से हमारी पहचान बढ़ी। और आज यहाँ पर बैठी हैं, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कहीं से लिफ्ट से निकलकर यूमिको ओनशी हमारे बीच यहाँ पे होंगी। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे कई सारे लोग हैं, के साथियों का क्या नाम लो, सब मेरे मित्र हैं और सब मेरे सहपाठी लोग हैं। अमित दहिया बादशाह एक पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे, जो एक बिल्कुल रौबदार मूछ में अगर यहाँ बोले तो आधी दिल्ली यहाँ पे डर जाए, इतनी रौबदार उनकी आवाज़ है। और उन्होंने दिल्ली में मुझे शायद पहला मंच दिया होगा, दिल्ली पोइट्री के नाम से एक संस्था चलाते हैं। ये जो छोटे छोटे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, चूँकि हम पब्लिशर और मुख्य धारा के जो स्थापित कवि लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बार बार उनको कहूँगा कि आप इन लोगों को पहचान लीजिए। इन लोगों ने निखिल आलमगीरी को यहाँ तक पहुँचाया है, आप लोग बाद में आए। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ। अनामिका जी मुझसे परिचय रहा है, लेकिन उन्होंने पूरी किताब आज पढ़ी है, सुमन जी ने आज पढ़ी है, उन तक मुझे पहुंचना पड़ा, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, वो लोग मुझ तक पहुंचे थे और लगातार मेरे साथ बने रहे आज तक। अमित दहिया बादशाह मेरे साथ मुझे लगता है 12-15 साल बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा ही कभी मुझे याद नहीं है, मतलब दिल्ली में शायद पहली मुलाकात हो और आज शायद ऐसा हो, इस टाइप का। लेकिन ऐसा संबंध है, उनको पता चला कि निखिल की कविता है तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या होगी वगैरह वगैरह, जो भी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो भी नाम देख रहे हैं, राकेश तिवारी आगे बैठे हैं, राजेश गिरी जी राजधानी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर कविताएं सुनने बैठे हैं। कई सारे ऐसे नाम हैं यहाँ पर जो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। प्रशांत यहाँ बैठे हैं, नवभारत टाइम्स के मेरे दोस्त हैं। भी आप जब काम करते हो, काम के साथ साथ जब दोस्ती आपकी हो जाती है, तो आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आपके काम के साथ आप पोइट्री को जी रहे हैं। तो मेरे लिए कवि होना कम ज़रूरी था, कवि होकर जीना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो मैं लगातार करता रहा हूँ। जब मेरा पहला प्रोग्राम था, मुझे याद है 15 में मैंने शायद मेट्रो ज्वाइन किया था, और पाखी में ही एक बार रब्बी के साथ मेरा एक काव्य पाठ रखा, एक युवा और एक बुजुर्ग कवि के साथ मेरा काव्य पाठ रखा गया था। बहुत डरते डरते मैंने, मेरे रिपोर्टिंग सीनियर यहाँ बैठे हैं मोहिंदर यादव, एक मैसेज उनको भेजा, जैसे यहाँ चित्र बना उस तरह का कि मेरा एक कविता पाठ है सर, मुझे जाना है वहाँ पर। और मुझे खूब गालियाँ पड़ी मैसेज में, खूब लंबी। उन्होंने पूरा सारे प्रोटोकॉल मुझे समझा दिए जो मेरी कविता में, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये D&AR है, ये है। मुझे लगा कि मैं आ क्यों गया दिल्ली मेट्रो में, अगर मैं यही नहीं कर सकता तो मैं किस काम का हूँ। मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं उसको, मतलब क्योंकि हमारा परिचय नया था और वो बड़े भाई की तरह उन्होंने पूरा बहुत ही अच्छे से समझाया। और आज आप देख रहे हैं कि
वो दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से अपना सफ़र जिया है। और मैं जहाँ भी रहूँगा ये कोशिश करूँगा कि अपनी उपस्थिति को उस तरह से इस्टेब्लिश करूँ कि आपकी ज़रूरत लगे कि हाँ, आप अपने बच्चे को कह सकें कि आपका कवि बनना ज़रूरी है और तुम कवि बनो। क्या ज़रूरी है कुछ और बनने का? एक करियर के तौर पर कवि को चुनो और कवि बनो। हाँ, हो सकता है कि उसके लिए मतलब आपकी रोजी रोटी का सवाल हो तो वो समाज पैदा करे, जो भी करे, लेकिन कवि बनने में आपको शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप ये बात अच्छे से समझ लें। इसीलिए लोई यहाँ बार बार आती है। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ 3 बच्चे हमारे परिवार के यहाँ बैठे हैं, और इस कविता का जो पहला जो पन्ना है वो मैंने उन्हीं पीढ़ी को सौंपा है, वंशिका, लोई, काशी, संचित, दक्ष, सेतु को समर्पित, जिनसे मेरी ऊर्जा है। ये सारे मेरी नई जनरेशन के बच्चे जो हमारे परिवार में हैं। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट, और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और जिस प्लेटफॉर्म्स पे जो कवि हैं, जैसा मदन जी ने कहा, सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पे, उन सबको थोड़ा बहुत सुनिए। अच्छा न लगे तो आप भले ही आप थोड़ी देर के बाद वो कर लीजिए। हर बुरा प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, आपको हर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। हम सब वहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं कुछ कविताएँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ूँ। ये वो कविताएँ शायद नहीं होंगी जो इसमें होंगी, मैं कुछ ऐसी कविताएँ पढ़ूँगा जो इसमें नहीं शामिल की गई हैं, और वो लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे उस समय से जानते थे। मैं उनके सम्मान में पहले कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा जो तुक से शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचे हैं। राकेश जी बैठे हैं और जानते हैं कि मैं किन कविताओं की बात कर रहा हूँ। पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत पढ़ूँगा, उसके बाद पूरी कविता। अलग अलग विधाएं हैं मैम, 10-15 मिनट में आपको एक कविता है, तुम सिखा दो, जहाँ से चूँकि प्रेम की बात हो रही है तो मैं थोड़ा वो वहाँ से शुरू करता हूँ कि दुख हो या कि सुख सदा उत्सव मनाना तुम सिखा दो। दुख हो या कि सुख सदा उत्सव मनाना तुम सिखा दो। दूसरों के मरण पर सब कुछ लुटाना तुम सिखा दो। मुस्कुराना तुम सिखा दो, मुस्कुराना। मैं कहाँ रोया कि जब कोई बात गढ़ती है हृदय में, कब बता पाया कि तुम ही मार्गदर्शक हर विजय में। और तुम आकाश के निर्लिप्त पंछी की तरह ही मौन के विस्तार को भी बांधती हो एक लय में। आंसुओं की लय पिरोकर गुनगुनाना तुम सिखा दो, मुस्कुराना तुम सिखा दो, मुस्कुराना। रात का अंतिम पहर है, तुम निरंतर दिख रही हो। रात का अंतिम पहर है, तुम निरंतर दिख रही हो। मैं तो केवल शब्द गढ़ता, तुम ही मुझको लिख रही हो। मैं तो केवल शब्द गढ़ता, तुम ही मुझको लिख रही हो। चाहता हूँ प्रेम रूपी इस शिला के मिटा डालूं लेख सारे। मिलन कैसा, हम किसी सूखी नदी के दो किनारे। तुम नई सूखी नदी पर रेत के सेतु बनाना। सब भुला दो, है उचित सब कुछ भुलाना। मुस्कुराना तुम सिखा दो, मुस्कुराना। कुछ पुराने दौर की कविताएं फिर यहाँ से, किताब तो सबके पास है ही। एक कविता है कहरी दिल्ली, जब दिल्ली पहली बार आए थे तो वहाँ से जो चूँकि माइग्रेटेड लोगों का जो दर्द था तुक में लिखते थे, तो वो चूँकि कॉलेज में काफ़ी सुनते थे लोग, तो वो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का चित्रण तब मैंने कैसे किया था कि यहाँ हर रोज चेहरों की चमक जब भी है मिलती मुस्कुराती है। यहाँ पाकर इशारा जिंदगी लंबी सड़क पर दौड़ जाती है। सुबह का सूर्य थकता है तो खंभों पर चमक उठती है शामें। यहाँ हर शाम प्यालों में लचकती है, नहाती है। दुख ठिकाना ढूंढता है, सुख बहुत रफ्तार में है। माँ, मगर वो सुख नहीं है जो तुम्हारे प्यार में है। ओ मेरे प्रियतम, हमारे मौन अनुभव हैं लजाते। हम भला इस शोर की नगरी में कैसे आस्था अपनी बचाते। प्रेम के अनगिन चितेरे यहाँ सड़कों पर खड़े किल्लोल करते। रात राधा, दिवस मीरा संग सपनों का नया बिस्तर सजाते। प्रेम की गरिमा यहाँ पर देह के विस्तार में है। हाँ, मगर वो सुख नहीं है जो तुम्हारे प्यार में है। ये दूसरी कविता थी। एक आध छोटी छोटी गजलों के 2 शेर और उसके बाद इस मूल पुस्तक से कुछ कि रात कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा। रात कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा। अजनबी एक शख्स हौले से खुदा होता रहा। रात कमरे में न जाने क्या से क्या होता रहा। अजनबी एक शख्स हौले से खुदा होता रहा। और सारे मरहम सब दुआएं हो गई जब बेअसर। एक दिल का दर्द दूजे की दवा होता रहा। सारे मरहम सब दुआएं हो गई जब बेअसर। एक दिल का दर्द दूजे की दवा होता रहा। पांव रखने पर जमीनों के बजाय सीढ़ियां,
पाँव रखने पर ज़मीनों के बजाय सीढ़ियाँ, शहर के ऊपर शहर ऐसे खड़ा होता रहा, और घर के हर कमरे में भरती ही रही रौनक निखिल, माँ अकेली ही रही, बेटा बड़ा होता रहा। एक और गजल को शेर की, इतना तबाह कर कि तुझे भी यकीन हो, इतना तबाह कर कि तुझे भी यकीन हो, एक था भरम के वास्ते वो दोस्त भी न हो, एक था भरम के वास्ते वो दोस्त भी न हो, महफिल से वो गया तो सभी रौनकें गई, महफिल से वो गया तो सभी रौनकें गई, ऐसा न हो वो आए मगर जिंदगी न हो, ऐसा न हो वो आए मगर जिंदगी न हो, और मंजिल मिली तो कह दिया बाकी है कुछ सफ़र, मंजिल मिली तो कह दिया बाकी है कुछ सफ़र, वो उम्र क्या कि उम्र भर आवारगी न हो, वो उम्र क्या कि उम्र भर आवारगी न हो, ले जाओ सब ये शोहरतें, ये भीड़, ये चमक, रोने के वक्त हंसने की बेचारगी न हो। अब मैं इस मूल कविता संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ूंगा। एक छोटी कविता सुमन केशरी की एक मित्र पुरुषोत्तम अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक हमारे पास मेरे ख्याल से ये पुरुषोत्तम जी बहुत सही वक्त पर आए और डांटते हुए आए अपने अंदाज में, इसीलिए उनको यहाँ नहीं बुलाया और सुमन जी को यहाँ बिठाया। दुख एक युवराज जी ने अभी कल ही पढ़ा, मैं वहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत छोटा कविता, परिचय इस कविता का शीर्षक है। क्या कमाल है कि एक आदमी अपने परिचय में अपने दुख नहीं बताता, उसे लिखना चाहिए साफ साफ कि हर वक्त जो साथ रहा उसके नाम और जन्मतिथि के अलावा बिछा न देख के हूँ उसी भोलेपन से, और फिर कोई बहुत मजबूत आदमी जो इस देश को अपनी माँ समझता है और लोकतंत्र को अपनी रखैल, मेरी माँ को कोई भद्दी सजा दे बैठे थे। इस तरह के कई किस्से हैं माँ के साथ, वो नहीं जानती कौन सी सड़क कहाँ जाती है, क्या ज़रूरी है जानना कि लोक कल्याण मार्ग जैसे नाम वाली सड़क पर भी जब कोई बड़ा आदमी गुजरता है तो सड़क उसी के बाप की हो जाती है। इस तरह कई बार बचाया है माँ को, इस तरह कई बार बचाया है माँ को। एक बार जब राजा ने चोरी की, सेंध लगाकर, जेल में फूटी कौड़ी तक नहीं थी और फिर भी देश खुश था। माँ घंटों खड़ी रही किसी बंद बैंक के आगे, लंबी सी लाइन में याद करती रही दस्तखत अपने। ठीक है कि ये सपना ही था, मगर घुटनों का दर्द सपने में भी क्यों होना चाहिए किसी लुटेरे राजा की वजह से। एक कविता पिता पर, बहुरूपीय पिताओं के बारे में। उम्र के उस किनारे किसी विशाल और सजीव मूरत की तरह खड़ा है जैसे कोई सदियों से, मैं समंदर की तरफ बहता हूँ और पांव छूकर लौट आता हूँ। पूछूंगा कभी उन पांवों से, भीतर तक महसूस हुआ कि नहीं। सबसे अधिक बातें करना चाहता हूँ पिता से, असंख्य तारों से भी ज्यादा, उन भाषाओं में जो गढ़ी नहीं गई, उन लिपियों में जिनका नाम तक नहीं मालूम। ऐसे ही संभव है कुछ बातें तुम्हारी आंखों में धंसे दुख के बारे में, जो उतर आता है मेरी नसों में भी, बिना किसी मुहूर्त के मेरे माथे पर उगाती हैं तुम्हारे चेहरे की सब झुर्रियाँ। मिलना चाहता हूँ उन सब पिताओं से जो दिखते हैं मुझ में प्रेमिकाओं की आंखों से। मैं पिता से प्रेमिकाओं की तरह मिलना चाहता हूँ, देवताओं की तरह नहीं। मैं पिता से प्रेमिकाओं की तरह मिलना चाहता हूँ, देवताओं की तरह नहीं। गले में कसकर हाथ डाले, बीच सड़क पर किसी नई फिल्म का गाना गाते, भूलते बीच बीच में। सर्दियों में जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाते, सबसे असभ्य गालियाँ बकते, सबसे सभ्य दिखते लोगों को झट खड़े हो जाते मेट्रो में किसी पिता जैसे चेहरे को देखकर। उम्र के सब मचान लांघते तुम्हारे बेहद करीब आना चाहता हूँ।
तुम्हारी बाहों में मछलियाँ नहीं हैं, फिर कैसे लड़ लेते हो हम सबके लिए। तुम्हारी आंखों में पावर वाला चश्मा है, कैसे देख लेते हो इतनी दूर तक। तुम कोई बहुरूपी हो पिता, एक सच्चे मिथक की तरह। तुम शक्तिपुंज हो पिता मेरे लिए, किसी मैग्नीफाइंग लेंस के सहारे समेट लूंगा सब ऊर्जा जो एक दिन जला देगी देखना संसार के सब दुख, छल और नकलीपन। दो कविताएं बताऊं। एक इस शीर्षक कविता पढ़ना लगता है कि ज़रूरी है तो पढ़ देता हूँ। इस कविता में प्रेमिका भी आनी थी। वहाँ हम छोड़ आए थे चिकनी परतें गालों की, वहाँ हम छोड़ आए थे चिकनी परतें गालों की। वहीं कहीं ड्रेसिंग टेबल के आसपास एक कंघी, एक ठुड्डी, एक माँ, गौर से ढूंढने पर मिल भी सकते हैं। एक कटोरी हुआ करती थी जो कभी खत्म नहीं होती, पीछे लिखा था लाल रंग का कोई नाम। रंग मिट गया, साबुत रही कटोरी। कूड़ेदानों पर कभी नहीं लिखी गई कविता, जिन्होंने कई बार समेटी मेरी उतरन। ये अपराध बोध नहीं, सहज होना है। एक डलिया जिसमें हम बटोरते थे चोरी के फूल, एक डलिया जिसमें हम दोनों दीदियाँ मौजूद हैं। एक डलिया जिसमें हम बटोरते थे चोरी के फूल, अड़हुल, कनैल और चमेली भी। दीदी गूंथती थी बिना मुंह धोए और पिता चढ़ाते थे मूर्तियों पर। हमें आंखें मूंदे खड़े होना पड़ा। भगवान होने में कितना बचपना था। एक छत हुआ करती थी जहाँ से दिखते थे हरे उजले रंग में पुते चारा घोटाले वाले मकान, जहाँ घाम में बालों से दीदी निकालती थी ढील, जू नहीं ढील, धूप नहीं घाम, और सूखता था कोने में पड़ा अचार का बोयाम। एक उम्र जिसे हम छोड़ आए जिल्द वाली किताबों में, मुरझाए फूल की तरह सूख चुकी होगी, और ट्रेन में चढ़ गए लेकर दूसरी उम्र, छोड़कर कंघी, छोड़कर ठुड्डी, छोड़कर खुशबू, छोड़कर माँ और बूढ़े होते पिता। आगे की कविता कहीं नहीं जा सकती, वो शहर की बेचैनी में बुला दी गई और उसका रंग भी काला है। इस कविता में प्रेमिका भी आनी थी, मगर पिता बूढ़े होने लगे तो प्रेमिकाओं को जाना पड़ा। एक आखिरी कविता, लिपट कर रोने की सख्त मनाही है। रात में सियारों की हुआ हुआ की तरह सुनाई देती है मेट्रो की हल्की आवाज। रात में सियारों की हुआ हुआ की तरह सुनाई देती है मेट्रो की हल्की आवाज। फूट पेड़ों की तरह दिखते हैं दूर दूर तक वीरान मकान। शिकार के लिए ढूंढने नहीं पड़ते शिकार, बाइज्जत होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है। और मुझे ये सच कहने पर चालान मत कीजिए कि हम एक जंगल को शहर समझने लगे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार लिखा गया हो ये सब, मगर ये हर भाषा में बार बार बताया जाना ज़रूरी है। जैसे बार बार बनाई जानी होती है दाढ़ी, याद किए जाने होते हैं आखिरी विलाप, छूने होते हैं पाँव बेमन से, घर लौटना होता है नियम और शर्तों के बिना। बीमार होने पर वही कड़वी दवाइयाँ बार बार, जैसे बार बार बदलते बेटों के लिए नहीं बदलते माँ के व्रत। और सुनिए, इस शहर के चरित्र के खिलाफ आपको दुर्लभ दिखने के लिए रोना हो बार बार, तो ठूंठ पेड़ बचा कर रखिए दो चार। किसी से लिपट कर रोने की सख्त मनाही है। इस शहर में छपने वाले अमीर अखबारों के मुताबिक निहायती गरीब, गंदे और बेरोजगार गांवों से वेटिंग की टिकट लेने से पहले मुसाफिरों को खरीदने होते हैं शहर के सम्मान में अंग्रेजी के उपन्यास, गोरा होने की क्रीम, सूटकेस में तह लगे कपड़े और मीडियम साइज के चौकी। हालांकि लंगोट के खिलाफ नहीं है ये शहर, और सभ्य साबित करने के लिए अभी शुरू नहीं हुआ भीतर तक झांकने का चलन। यहाँ हर दुकान में 100 रुपये की किताब मिलती है जिसमें लिखे हैं सभ्य दिखने के 100 तरीके। जैसे सभ्य लोग सीटियाँ नहीं बजाते, या फिर उनके घरों में बुझ जाती है लाइट 10 बजते बजते, या जैसे मोहल्ले की पुरानी औरतें कहती हैं, अच्छे या सभ्य नहीं होते 47 वाले पंजाबी। बात बात पर आंदोलन के मूड में आ जाता है जो शहर, हमारे उसी शहर में थूकने की आज़ादी है कहीं भी।
बात बात पर आंदोलन के मूड में आ जाता है जो शहर, हमारे उसी शहर में थूकने की आज़ादी है कहीं भी, गालियाँ बकना नाश्ते से भी ज़रूरी है हर रोज़, और लड़कियों के लिए यहाँ भी दुपट्टा डालना ज़रूरी है, जहाँ न बिजली जाती है कभी और न डर। जिनकी राजधानी होगी वो जाने, किसी दिन तुम इस शहर आओ। जिनकी राजधानी होगी वो जाने, किसी दिन तुम इस शहर आओ और कह दो कि मुझे सफाई पसंद है, तो पूरे होशो हवास में सच कहता हूँ, डाल आऊँगा कूड़ेदान में सारा शहर। बहुत बहुत शुक्रिया।